लाया धवलकुल के एल्डर के साथ ऐसी बदतमीजी? तुम सब मरने वाले हो। आर्यन ने तिरस्कार भरे लहजे में कहा, धवलकुल के एल्डर का नाम मत लो, यहाँ उसका कोई असर नहीं। अब बताओ तुम्हारे पास कोई पिल है? आर्यन को काल ऊर्जा की सख्त जरूरत थी। अगर उसके पास पर्याप्त काल ऊर्जा होती तो वो सृष्टिनाश दंड का फिर से इस्तेमाल कर सकता था और उन लोगों को आसानी से खत्म कर सकता था। थलमेर ने हक्का बक्का होकर पूछा, क्या तुम घायल हो? पिल्स से मेरा मतलब है हीलिंग पिल्स, आर्यन ने झुंझलाते हुए दोहराया। हीलिंग पिल्स? थलमेर ने तुरंत अपनी स्पेस रिंग से एक छोटी शीशी निकाली। इसमें 10 हीलिंग पिल्स हैं। आर्यन ने बिना सोचे सारी पिल्स निगल लीं। फिर उसने पूछा, कुछ और है? और भी चाहिए? थलमेर ने एक पल को सोचा और फिर थोड़ा मजबूरी वाला मुंह बनाते हुए एक सफ़ेद रंग की छोटी शीशी निकाली। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था सिवाय आर्यन पर भरोसा करने के। वो शीशी देने ही वाला था कि आयुर ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, ये पिल तुम्हारी जान बचाने के लिए है, इसे उसे मत दो। थलमेर ने छटपटा कर अपना हाथ छुड़ाया और शीशी आर्यन को थमा दी। मुझे तुम पर भरोसा है, उसने कहा। उस शीशी में केवल एक ही पिल थी। आर्यन ने शीशी लेते ही तुरंत उसे निगल लिया। जैसे ही पिल उसके गले से नीचे गई, उसके पूरे शरीर में गर्मी की लहर दौड़ गई और उसकी काल ऊर्जा चरम पर पहुंच गई। ये पिल तो कमाल की पिल है, उसने हैरानी से कहा। तभी योद्धाओं की एक और विशाल लहर उन पर टूट पड़ी। आर्यन ने अपनी नाक पोंछी और धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने थलमेर, आयुर और सूरमास से कहा, तुम सब पीछे ही रहना, मैं इस पूरे दामुश शहर को चूर चूर कर दूंगा। उसने अपना दायां हाथ हवा में उठाया। सृष्टिनाश दंड तुरंत उसकी हथेली में आ गया। आर्यन ने बिना वक्त गंवाए उसे लहराना शुरू कर दिया। 1,00,000 किलो की ताकत उसके हाथों में शेर की तरह दहाड़ रही थी। मेरे लिए सब कुछ उड़ा दो। दंड का एक झटका और आसपास के योद्धाओं की एक पूरी टोली हवा में उड़ गई। इसके बाद आर्यन अपनी परछाई खींचता हुआ भीड़ में घुस गया। सृष्टिनाश दंड उसके हाथों में पागलपन से नाच रहा था। हर वार के साथ धरती चटक रही थी, इमारतें मलबे में बदल रही थीं और योद्धा धूल में मिल रहे थे। पूरा दामुश शहर हिल रहा था। जमीन के टुकड़े उछल रहे थे जैसे कोई प्रलयकारी भूकंप आ गया हो। एक्सपी पॉइंट्स आसमान छूने लगे। काल मूल्य उफान पर थे। सिस्टम की बीप पागलों की तरह बज रही थी, जैसे वह भी इस तबाही के तमाशे से हैरान हो। बाप को मारना चाहते हो? आओ ना, कमबख्तों, बाप से भिड़ो। सृष्टिनाश दंड हवा में बेकाबू होकर लहराया और हर झटके के साथ हड्डियां चटक रही थी, खोपड़ियां चकनाचूर हो रही थीं। एक योद्धा आया, उसकी खोपड़ी फटी। 2 आए, दोनों हवा में उड़ गए। शमशेर के सैनिक डर के मारे पीछे हट रहे थे। अर्काप्रभा और बाकी परिवारों के योद्धाओं के चेहरे पीले पड़ चुके थे। जमीन पर मांस का कीचड़ और बहता खून था, जैसे यमलोक का द्वार खुल गया हो। आर्यन अब एक राक्षस बन चुका था, एक खूंखार हत्यारा। आओ ना भिड़ो मुझसे। शमशेर, तूने कहा था ना कि तू मुझे मारेगा, अब आपको मार के दिखा। उसकी आवाज़ में एक ऐसी क्रूरता थी कि आसमान भी कांप उठा। लेकिन दूसरी ओर लोगों की संख्या वास्तव में बहुत ज्यादा थी। सृष्टिनाश दंड की शक्ति अजेय थी, लेकिन आर्यन अभी दग्धात्मा नहीं बन पाया था, जो ओमनिवर्स अस्त्र की पूरी शक्ति को जागृत कर तापकाल को रोक सकता था। वो तो कंतारा स्तर के योद्धाओं से मुश्किल से निपट पा रहा था। और सबसे बड़ी समस्या, सृष्टिनाश दंड की काल ऊर्जा की खपत। 5 मिनट से भी कम वक्त में आर्यन की ऊर्जा पूरी तरह खत्म हो गई। वह हाँफ रहा था, लेकिन उसका रौब कम नहीं हुआ। कोई भी अब उसके पास आने की हिम्मत नहीं कर रहा था, पर कोई पीछे भी नहीं हट रहा था। सारे सैनिक उसे घेरे हुए थे, उनकी तलवारें और भाले तैयार थे। शमशेर भीड़ के पीछे खड़ा गुस्से से आग बबूला हो रहा था। उसकी आंखें आर्यन को ऐसे घूर रही थीं जैसे वो उसके माँ बाप का कातिल हो। नालायक, उसने गर्जना की, तूने मेरे शहर को मिट्टी में मिला दिया, आज तू नहीं बचेगा। आर्यन ने अपने एक्सपी बार को देखा और सोचा, लेवल अप करने के लिए अभी भी काफ़ी एक्सपी चाहिए। लगता है अब भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। उसकी नज़र शमशेर पर टिकी। मन में भारी अनिच्छा थी। उसकी काल ऊर्जा खत्म थी, नर्सिंग सीरम उपलब्ध नहीं था और शमशेर से निपटने की ताकत अभी उसके पास नहीं थी। अपनी जान बचाना ज़्यादा जरूरी था। किंग कहीं नहीं भाग रहा था, वो अगली बार आकर उसे खत्म कर सकता था। फिर वो ऊंची आवाज़ में बोला, जिसने भी मुझे रोकने की हिम्मत की, तुम्हारा ये बाप उसे एक ही झटके में खत्म कर देगा। उसका चेहरा यमराज की तरह खतरनाक था। उसने सूरमास की ओर देखा। सूरमास, उन दोनों को साथ लो, हम चलते हैं। वह धीरे धीरे भीड़ की ओर बढ़ा, बेहद रौबदार और घमंडी अंदाज में। उसके सामने खड़े सैनिक धीरे धीरे पीछे हटने लगे। वे आर्यन के हाथ में दंड से बेहद डरे हुए थे। उन्होंने ऐसी ताकत पहले कभी नहीं देखी थी। वह बहुत भयावह थी। शमशेर का चेहरा असंतोष से भरा था। साथ ही वो आर्यन के हाथ में सृष्टिनाश दंड को घूर रहा था। यह आखिर किस तरह का अस्त्र है? बेहद ताकतवर। अगर मैं इसे हासिल कर लूँ, अगर मैं इसे धवलकुल के बाहरी शाखा के ग्रेट एल्डर को दे दूँ, तो दामुश शहर में जो कुछ हुआ उसकी मुझे कोई चिंता नहीं रहेगी। उसने अपनी मुठियाँ भींची और गर्जना की, सभी सैनिकों सुनो, जो कोई उसे चोट पहुंचाएगा मैं उसे 1000 क्रिस्टल दूंगा और जो उसे मार डालेगा उसे 1 नागरत्न।
चिंता मत करो, उसकी काल ऊर्जा खत्म हो चुकी है। वो अब उस दंड का इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसे नहीं पता था कि आर्यन की काल ऊर्जा वाकई खत्म हो चुकी थी। उसने बस यूं ही कह दिया और अपने मातहतों को आगे बढ़ने का आदेश दिया। वह नहीं जानता था कि उसका अंदाजा सही था। थलमेर का चेहरा राख हो गया। उसने कहा, ये तो बुरा हुआ। आर्यन को भी पता था। उसने मन ही मन कोसा, तेरी तो तुझे मेरी काल ऊर्जा का खत्म होना भी दिख गया। लेकिन आर्यन का रौब कम नहीं हुआ। वह घमंड से बोला, हिम्मत है तो आओ, मैं देखना चाहता हूं कि कौन मौत से नहीं डरता। बेवजह किसी का चारा बनकर मर मत जाना। शमशेर ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, कमीने आज तू नहीं बचेगा। चाहे तेरे पास जितनी काल ऊर्जा हो, अब वो खत्म हो चुकी है। हमला करो। क्रिस्टल बेहद कीमती थे, सभी योद्धाओं का सपना थे, और नागरत्न जैसा खजाना वो और भी अनमोल था। इतने बड़े प्रलोभन के सामने सैनिक ललचा गए। वे हिचकिचा रहे थे, तभी शमशेर ने जोर से कहा, दामूश शहर का कोई भी योद्धा अगर उसे चोट पहुंचाएगा, उसे तुरंत क्रिस्टल मिलेंगे। अगर उसे मार डालेगा तो नागरत्न। उसके बोलते ही सैनिकों ने एक दूसरे को देखा। लालच ने डर को मात दे दी और वे मधुमक्खियों की तरह आर्यन पर टूट पड़े। खत्म। आयुर की आंखें सख्त हो गईं और उसने शिकायत भरे लहजे में कहा, मैंने कहा था कि इस झमेले में मत पड़ो, लेकिन तुमने मेरी नहीं सुनी। अब एक गुलाम के लिए यहाँ मरने की नौबत आ गई। थलमेर ने हल्के से मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासीनता थी, जैसे उसने जीवन और मृत्यु को पार कर लिया हो। मुझे तो बहुत पहले मर जाना चाहिए था। आयुर का चेहरा थोड़ा बदल गया। उसने तुरंत कहा, मिस मैं। सूरमास ने गुस्से से चिल्लाया, तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? बॉस, मैं इन्हें रोकता हूँ। तुम लोग भागो। वह एक सांड की तरह बेकाबू होकर भीड़ की ओर दौड़ा। आर्यन ने थलमेर को देखा। तुम लोग भागने का रास्ता ढूंढो, मैं और सूरमास रास्ता बनाएंगे। ये कहकर वो तेजी से आगे बढ़ा। मारो, उसने गर्जना की और भीड़ में कूद पड़ा। जैसे ही आर्यन ने सृष्टिनाश दंड को रख दिया, शमशेर की आंखों में चमक उभरी। वो उत्तेजित हो गया। क्या मैंने सही अनुमान लगाया? उसकी काल ऊर्जा वाकई खत्म हो गई। हा, आसमान मेरी मदद कर रहा है। कमीने, मरने को तैयार हो जा। शमशेर ने भी एक कदम आगे बढ़ाया। एक ऐसी शक्ति जो पहाड़ों को उखाड़ दे और समुद्रों को उलट दे, वो आर्यन की ओर बढ़ी। इस बार वो आर्यन को खत्म करने के लिए पूरी तरह तैयार था। उदित ने भी अपना हाथ लहराया और चिल्लाया, मारो। चारों दिशाओं से 100 से ज्यादा कुलीन योद्धा बेकाबू क्रूरता के साथ आर्यन की ओर दौड़े। उस पल आर्यन के पास कोई चारा नहीं था, लेकिन वो डरा नहीं। एक को मारूंगा तो बस, दो को मारूंगा तो मुनाफा। इस दुनिया में मैं कितनी बार वीर बन सकता हूँ? मैं वीरों का वीर बनूंगा। काल ऊर्जा नहीं थी तो उसने अपने हाथों से हमला किया। धरती से लेकर डार्कवर्ल्ड तक भले ही उसका शरीर बदल गया हो, लेकिन उसके रगों में अभी भी सिंह वंश का खून दौड़ रहा था। वो कभी पीछे नहीं हटेगा। वो नहीं डरेगा, वो सीधे भिड़ेगा, वो लड़ेगा। एक ही झटके में आर्यन ने वज्र मुट्ठी से एक सैनिक का सिर उड़ा दिया। लेकिन उसी वक्त उसके शरीर पर 1 दर्जन से ज्यादा हमले पड़े और वह सीधे जमीन पर जा गिरा। उसके शरीर से खून फव्वारे की तरह उछल रहा था। आर्यन तुरंत उठ बैठा और गरजा फिर से। थलमेर का चेहरा उदासीन था। उसने कहा, हम भी चलते हैं। आर्यन को घायल देखकर वह भी बेपरवाह होकर आगे बढ़ी। उसकी जिंदगी तो आसमान से उधार ली हुई थी। उसे बहुत पहले मर जाना चाहिए था, लेकिन यदि मरने से पहले वो वीर बन सकती है तो ये जिंदगी सार्थक होगी। उसी वक्त शमशेर ने ठहाका लगाया, नालायक, अब तेरा खेल खत्म। हा। हवा में उसकी उंगलियां पंजों में बदल गईं और उसने आर्यन के सिर की ओर जोर से हमला किया। खूनी गरुड़ पंजा, मैं तेरा सिर उखाड़ लूंगा। उसकी जान सांसों के एक धागे पर लटक रही थी, लेकिन आर्यन ने अपने दिल में गर्जना की, नहीं, मैं राजी नहीं हूँ। मैंने अभी इस डार्क वर्ल्ड को उलट पुलट नहीं किया, मैंने मुख्य नींव को नष्ट नहीं किया, मैंने स्वर्ग को रौंदा नहीं, तो मैं इतनी जल्दी मरने के लिए राजी नहीं हूँ। उसी पल सिस्टम की आवाज गूंजी। डिंग। बधाई हो आर्यन, आपने शून्य मछली कांटा से एक विशाल वस्तु पकड़ी है। क्या आप इसे खींचना चाहेंगे? विशाल वस्तु। आर्यन की प्रतिक्रिया धीमी थी। उसने गुस्से में कोसा, विशाल वस्तु मतलब एक बड़ी मछली? हवा में मछली पकड़ ली? सिस्टम, ये क्या बकवास है? लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। ठीक है, देखता हूँ ये कैसी विशाल वस्तु है। उसने हिलते हुए विचारों से शून्य मछली कांटे को जोर से खींचा। तभी उसका शरीर डूबने लगा, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसे शून्य दुनिया में खींच रही हो। उसका पूरा शरीर स्तब्ध रह गया। उत्तरी अधोलोक में एक मछली थी जिसे स्वर्णपंख कहा जाता था। स्वर्णपंख इतनी विशाल थी कि कोई नहीं जानता था कि वह कितने हजार मील लंबी थी। वह एक पक्षी में बदल गई और उसे गिलरेक कहा गया। आर्यन के दिमाग में यही विवरण कौंध गया जब उसने उस विशाल प्राणी को देखा जिसे उसने शून्य से खींच निकाला था। स्वर्णपंख मछली उसके 2 पंखों जैसे पर थे और पीठ पर रोए। उसका कवच रंग बिरंगा था और उसकी लंबी दाढ़ी किसी ड्रैगन की दाढ़ी जैसी थी। सबसे खास बात यह, स्वर्णपंख मछली कवच में ढकी थी। ये किसी फाइटर जेट की तरह थी, पूरी तरह हथियारों से लैस। ये किसी अज्ञात दुनिया की युद्ध सवारी थी जहां प्राचीन डिवाइन बीस्ट और तकनीक का अनोखा संगम था।
ये शून्य से बाहर निकली। आर्यन पूरी तरह स्तब्ध रह गया। स्वर्णपंख मछली ने जोरदार छटपटाहट की, इतनी कि आर्यन लगभग उसे थाम नहीं पाया और उसका पूरा शरीर शून्य में खींच लिया गया। लेकिन उसने अपनी जबरदस्त इच्छाशक्ति के बल पर स्वर्णपंख मछली को बाहर खींच लिया। वह बेहद क्रूर थी, अपनी गहरी नीली आंखों से आर्यन को घूर रही थी। तूने मुझे क्यों खींचा? जल्दी बता, मुझे अभी लड़ाई में जाना है। आर्यन की भौहें सिकुड़ गईं। स्वर्णपंख मछली एक प्राचीन डिवाइन बीस्ट थी। उसके शरीर से जल रही आभा डिवाइन बीस्ट की थी। उसकी आंखें गुस्से से आर्यन को घूर रही थीं और वो थोड़ा चिढ़ी हुई थी। डिंग, क्या आप स्वर्णपंख मछली को छोड़ना चाहेंगे? नहीं, मुझे पागल कुत्ते ने थोड़ी काटा है जो हमने इसे छोड़ दूंगा। आर्यन का दिल उलझन में था, लेकिन उसका दिमाग बहुत साफ था। अगर ये प्राचीन डिवाइन बीस्ट और तकनीक का संगम उसकी सवारी बन जाए तो क्या बात होगी। आर्यन ने उसे छोड़ने का विकल्प नहीं चुना। सिस्टम फिर से बजा। डिंग, स्वर्णपंख मछली 3 मिनट में आपको धोखा देगी, सावधान रहें। स्वर्णपंख मछली 3 मिनट में आपको धोखा देगी, सावधान रहें। स्वर्णपंख मछली 3 मिनट में आपको धोखा देगी, सावधान रहें। सिस्टम ने लगातार 3 बार लाल खतरे की चेतावनी दी। आर्यन की आंखें सर्द हो गईं। मैंने तो इसे अभी इस्तेमाल भी नहीं किया और ये मुझे धोखा देने वाली है। ये क्या दग्धात्मा से भी ऊंची है? दग्धात्मा एक उच्च लोक का एक उच्च देवता था। वो भी आर्यन के पेट स्पेस में चुपचाप पड़ा रहता था। आर्यन की सहमति के बिना वह बाहर नहीं निकल सकता था। लेकिन ये स्वर्णपंख मछली अभी आर्यन के पेट स्पेस में गई भी नहीं थी और यह पहले से ही बगावत करने लगी थी। ये कितनी शक्तिशाली थी। बॉस, ध्यान से, सावधान रहो। आर्यन के सिर के ऊपर शमशेर का खूनी गरुड़ पंजा उसके सिर की ओर बढ़ रहा था। वह हंसते हुए बोला, नालायक गुलाम, मर जा। हा। ये बहुत तेज था। आर्यन के पास कोई चारा नहीं था। कमबख्त, वैसे भी मेरे पास 3 मिनट है जब तक ये मुझे धोखा नहीं देती। इन 3 मिनटों में मैं बिंदास और निडर रहूंगा। आर्यन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। अगर ये उसे धोखा देने वाली थी तो उसे इसका पूरा इस्तेमाल करना था, वरना ये बहुत बर्बादी होगी। आर्यन का दिल डूब गया और वह गरजा बाहर आ, स्वर्णपंख मछली। आर्यन ने अपने दिमाग से स्वर्णपंख मछली को नियंत्रित किया। उसने अपने परों जैसे पंख फैलाए और शून्य से बाहर निकली। उसने अपना खूंखार मुंह खोला और शमशेर को निगल लिया। एक काला साया आसमान को ढक गया। अंधेरी रात में भी उस शक्तिशाली आभा को महसूस किया जा सकता था जो आसमान को ढक रही थी। उस पल पूरा दामुश शहर उसकी छाया में डूब गया। स्वर्णपंख मछली का शरीर हजारों मीटर लंबा था। उसके द्वारा उत्सर्जित डिवाइन बीस्ट की आभा ने पूरे दामुश शहर को दबा दिया। कोई उसे रोक नहीं सकता था। ये क्या बला है? हे देवी, ये कैसा राक्षस है? मैंने ऐसा राक्षस पहले कभी नहीं देखा। जल्दी भागो। सब पागल हो गए। शमशेर ने भी पीछे से आने वाले शक्तिशाली हमले को महसूस किया, लेकिन अब वो अपनी शक्ति वापस नहीं ले सकता था। और आर्यन के हाथ में सृष्टिनाश दंड के बारे में सोचकर उसका लालच सब पर हावी हो गया। उसका दिल डूब गया। मुझे इसे मारना ही होगा। आर्यन अपने स्थान पर खड़ा था, चेहरे पर एक मुस्कान बिल्कुल हिल नहीं रहा था। जैसे ही शमशेर का खूनी गरुड़ पंजा आर्यन के सिर से आधा सेंटीमीटर दूर था, वह रुक गया क्योंकि उसका पैर काट लिया गया था। उसे असहनीय दर्द हुआ। शमशेर ने पीछे मुड़कर देखा और डर से उसकी सांसें थम गईं। स्वर्णपंख मछली ने अपना सिर हिलाया और शमशेर को हवा में उछाल दिया। फिर उसने अपने पंख हिलाए और हवा में उड़कर अपना मुंह खोला और शमशेर को निगल लिया। गटअप, एक कुरकुरी आवाज, मानो किसी ने मुर्गी की टांग चबाई हो। और फिर बस खत्म। शमशेर अब दामुश शहर में नहीं रहा। आर्यन को नहीं पता था कि शमशेर का शक्ति स्तर क्या था, लेकिन वह जानता था कि शमशेर दामुश शहर का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था और एक किंग भी। लेकिन उसके पास विरोध करने का मौका भी नहीं था। वो बस पलक झपकते खत्म हो गया। डिंग, सिस्टम बजा। आर्यन ने काल मूल्य को देखा। 530 पॉइंट्स। अगर वह काल मूल्य सक्रिय करता तो वह अभी भी पहले स्तर पर होता और काल मूल्य केवल एक बार इस्तेमाल हो सकता था। एक बार इस्तेमाल करने पर भले ही आपके पास 999 पॉइंट्स हों, वह तुरंत शून्य हो जाते। काल मूल्य को इकट्ठा किया जा सकता था, लेकिन ये अगर एक बार शून्य हो गया तो फिर से इकट्ठा करना पड़ता। ये काल मूल्य का अपग्रेडेड वर्जन था। क्या उसे 500 से ज़्यादा काल मूल्य बर्बाद कर देने चाहिए? आर्यन ने आधा सेकंड सोचा और बोला, अगर करना है तो बड़ा करना है। मैं काल मूल्य का इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि लेवल 2 काल मूल्य से क्या शानदार चीज़ें मिलती हैं। डिंग, बधाई हो आर्यन। शहरपाल शमशेर को मारने पर आपको 10,000 XP पॉइंट्स, 980 काल ऊर्जा पॉइंट्स और 10 काल मूल्य प्राप्त हुए। बधाई हो आर्यन, खूनी गरुड़ पंजा तकनीक प्राप्त हुई। क्या आप इसे सीखना चाहेंगे? बधाई हो आर्यन, धवलकुल बाहरी शिष्य टोकन प्राप्त हुआ। बधाई हो आर्यन, नागरत्न प्राप्त हुआ। बधाई हो आर्यन, लालची भेड़िया ब्लडलाइन प्राप्त हुई। क्या आप इसे फ्यूज करना चाहेंगे? शमशेर से मिलने वाली लूट की सूचनाएं एक के बाद एक गूंज रही थी, लेकिन जो चीजें मिली वे सभी उसके पास थीं। बिना काल मूल्य सक्रिय किए कोई अतिरिक्त चीज नहीं मिल सकती थी।
आर्यन ने एक बार फिर काल मूल्य की ताकत को महसूस किया। बिना काल मूल्य के तो जिंदगी अधूरी है। मैं कुछ बड़ा करने वाला हूँ, सबसे शानदार चीज करने वाला हूँ। अगर काल मूल्य का लेवल 2 था तो लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 10 भी होगा। अगर लेवल 1 काल मूल्य इतना शानदार था तो बाकी कितने खतरनाक होंगे। इसके बारे में सोचकर ही आर्यन उत्तेजित हो गया। जैसे ही शमशेर मरा, आसपास के लोग घबरा गए और आसमान में विशाल राक्षस को देखकर उनके चेहरे पीले पड़ गए, उनके दिल कांप रहे थे। आर्यन ने घमंडी मुस्कान बिखेरी, उदित तुम मुझे मारना नहीं चाहते थे, तुम सभी कुलीन परिवार वाले मुझे मारना नहीं चाहते थे। अब आओ। योद्धा एक एक करके पीछे हटने लगे। उनमें जरा भी लड़ने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन उनकी हिम्मत खत्म हो गई थी। मगर आर्यन का जोश चरम पर था। उसका दिमाग हिला और वह चिल्लाया, स्वर्णपंख, इन सबको खत्म कर दो। आर्यन उन लोगों को नहीं छोड़ेगा जो उसे मारना चाहते थे। यह उसका सिद्धांत था। मुझसे पंगा नहीं लिया तो ठीक, लेकिन अगर लिया तो तुम्हारे पुरखों की कब्र तक उखाड़ दूंगा। इतना घमंडी हूं मैं। स्वर्णपंख मछली ने अपना हजारों मीटर विशाल शरीर मोड़ा और नरसंहार मोड शुरू कर दिया। एक के बाद एक लोग गिरते चले गए। ये गोभी और मूली काटने से भी आसान था। 2 मिनट बाद डिंग, बधाई हो आर्यन, आपने लेवल अप किया है। वर्तमान स्तर कंटारा लेवल 7। बधाई हो आर्यन, आपको लेवल अप का इनाम प्राप्त हुआ। शॉप सिस्टम सक्रिय। शॉप सिस्टम धरती पर भी मौजूद था, लेकिन यहाँ की वस्तुएं उससे पूरी तरह अलग थीं। इसके अलावा इस शॉप सिस्टम में एक अतिरिक्त शक्तिशाली फंक्शन था, क्विक रिडीम। केवल एक विचार से तुरंत चीजें खरीदी जा सकती थी। डिंग, स्वर्णपंख मछली के बगावत का समय आ गया है। आर्यन का दिमाग तनाव से भर गया। उसने तुरंत सृष्टिनाश दंड निकाला और खुद को तैयार किया। ये स्वर्णपंख मछली बहुत ही शानदार थी और बेहद शक्तिशाली भी। सृष्टिनाश दंड हाथ में होने के बावजूद आर्यन को अभी भी असुरक्षा महसूस हो रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझसे दूर रहो। आर्यन लड़ाई के लिए तैयार था। उसी पल स्वर्णपंख मछली ने आर्यन को ठंडी नजरों से घूरा और तिरस्कार भरे लहजे में बोली, बच्चे, तुम अभी मेरे हाथों मरने के लायक भी नहीं हो। एमपीएच। वो बेहद घमंडी थी। उसने आर्यन को जरा भी गंभीरता से नहीं लिया, बिल्कुल भी नहीं। उसे 3 मिनट तक आर्यन ने नियंत्रित किया था और यह उसके लिए एक बड़ा अपमान था। फिर भी उसने आर्यन पर हमला नहीं किया क्योंकि आर्यन उसके हाथों मरने के काबिल नहीं था। धम, उसके 2 पंख खिलते ही हवा को चीरते हुए वह पलक झपकते गायब हो गई। उसी पल आर्यन के दिमाग में एक आवाज गूंजी, बच्चे, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी सवारी बनूं तो देखता हूं कब तुम देवयुद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर पाते हो। देवयुद्ध क्षेत्र। आर्यन का दिल कांप उठा। ये पहली बार नहीं था जब उसने ये शब्द सुने थे। दग्धात्मा से भी उसने ये सुना था। ये कैसी जगह थी? क्या स्वर्णपंख मछली को उस शून्य मछली कांटा ने वहां से खींच लिया था? आर्यन ने अपने दिल में दोहराया, देवयुद्ध क्षेत्र ठीक है, तुम्हारी सवारी के लिए मुझे वहां जाना ही होगा। स्वर्णपंख मछली हवा में गायब हो गई। दामूश शहर में हाहाकार मच गया। आर्यन के इर्द गिर्द सैकड़ों मीटर के दायरे में सब कुछ समतल हो गया था। सारी इमारतें धूल में मिल गई थीं। स्वर्णपंख मछली के गायब होते ही कई लोग दौड़कर आए और दूर से आर्यन को देखने लगे। सूरमास बहुत जोश में था। उसने कहा, क्या देख रहे हो? फिर से भिड़ना है? हिम्मत है तो आओ। वह घमंडी हो गया था। आर्यन ने बार बार अपनी ताकत दिखाई थी। सूरमास के दिल में आर्यन एक भगवान था, एक अजेय भगवान। थलमेर भी बेहद उत्साहित थी, लेकिन आयुर ने आर्यन को घूरते हुए कहा, क्या ये वाकई एक गुलाम है? आर्यन ने बुदबुदाया, सूरमास चलो। सूरमास ने कहा, बॉस, डर किस बात का? अगर ये लोग फिर से आए तो उस राक्षस को फिर से बुलाना और इन्हें तबाह कर देना। आर्यन ने कोई सफाई नहीं दी और धीमी आवाज में चिल्लाया, चल, तुम लोग भी जल्दी पीछे आओ। अगर वे और रुकते और इन लोगों को सच्चाई पता चल जाती तो वे भाग नहीं पाते। दामूश शहर के लोग आर्यन से नफरत की आग में जल रहे थे। अगर वे उसे पकड़ लेते तो उसकी मौत भयानक होती। आर्यन तेजी से दामूश शहर से बाहर निकला। शहर के द्वार से बाहर निकलते ही आर्यन दौड़ने लगा। सूरमास थोड़ा हैरान हुआ। उस पल उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वो भी दौड़कर जल्दी से आर्यन के पीछे हो लिया। थलमेर और आयुर ने भी ऐसा ही किया। शहर की सुरक्षा दीवार पर। दामूश शहर के योद्धाओं ने जब आर्यन को भागते देखा तो वे तुरंत चिल्लाए, ये लड़का हमें बेवकूफ़ बना रहा है, बाहर निकलो और इन्हें मार डालो, मार डालो। लेकिन जब वे शहर के द्वार से बाहर निकले तब तक आर्यन और बाकी लोग गायब हो चुके थे। पूरा 2 घंटे बाद हाफ आर्यन भारी सांसें ले रहा था। उसने कहा, लगभग मर ही गया था। कमबख्त, ये डार्क वर्ल्ड तो बहुत खतरनाक है। डार्क वर्ल्ड में आए कुछ ही दिन हुए थे और उसने इसकी खतरनाकता को महसूस कर लिया था। जैसा कि पूर्वज रुद्रदेव ने कहा था, डार्क वर्ल्ड एक ऐसी दुनिया थी जहां इंसान इंसान को खा जाता था। अगर तुम उतने शक्तिशाली नहीं हो तो तुम्हारा खात्मा निश्चित है। पूर्वज। आर्यन ने पूर्वज रुद्रदेव के बारे में सोचा और उसका दिल धड़कने लगा। आप भी यहाँ लौट आए होंगे ना? उसी पल थलमेर ने खून की उल्टी की। उसका चेहरा बेहद पीला था और उसके होंठ जैसे सफ़ेद ठंड से ढके थे। उसका पूरा शरीर बेहद कमज़ोर दिख रहा था।
आयुर घबरा गई और बोली, मिस आपकी दवा कहाँ है? सूरमास हैरान हुआ, मिस, ये तो साफ साफ आदमी है, तुम इसे मिस क्यों कह रही हो? आर्यन आगे बढ़ा और थलमेर को देखा। उसने भौहें सिकुड़ते हुए कहा, क्या तुम कहीं घायल हो? थलमेर ने हल्के से सिर हिलाया। आयुर ने गुस्से में कहा, तुम सब हटो यहाँ से। मिस आपकी दवा कहाँ है? आपकी स्वर्गीय नियति पिल कहाँ है? क्या अभी भी है? क्या आप सिर्फ वही एक लेकर आई थीं? आयुर ने थलमेर के शरीर की तलाशी ली, लेकिन उसे वह नहीं मिला जो वो ढूंढ रही थी। सूरमास ने तिरस्कार भरे लहजे में कहा, आदमी होकर इतना कमजोर, मुझे देखो, मुझे कितने गहरे जख्म लगे हैं, लेकिन मैं ठीक हूँ। तुम तो बस 2 कदम दौड़े और दवा मांगने लगे। तुम्हें और ट्रेनिंग करनी चाहिए। आयुर ने सूरमास को गुस्से से घूरा। आर्यन ने धीमी आवाज में कहा, सूरमास चुप कर। आर्यन ने पूछा, उसे स्वर्गीय नियति पिल क्यों चाहिए? आखिर माजरा क्या है? थलमेर का चेहरा ठंड की तरह पतला था। उसने कहा, मेरा शरीर खां खां तारानकन। बस कुछ शब्द कहने के बाद वह फिर से खांसने लगी और उसके मुंह के कोने से काला खून बहने लगा। स्थिति और खराब होती जा रही थी। थलमेर ने आयुर की ओर देखा। आयुर की आंखें उदास हो गईं। उसने एक दिशा की ओर देखते हुए कहा, मिस की शारीरिक बनावट बचपन से ही अलग है। उनकी नसें अवरुद्ध हैं और उनका रक्त प्रवाह सुचारू नहीं है। सूरमास हैरान हुआ और बोला, क्या ये वो जन्मजात कचरा शरीर नहीं है? आयुर ने सूरमास को घूरा और उसे जैसे गुस्से में पागल होने की नौबत आ गई। सूरमास ने तुरंत कहा, माफ करना, मेरा वो मतलब नहीं था। आयुर ने आगे कहा, उनकी साधना न कर पाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे ज़रूरी बात यह है कि मिस की जीवन शक्ति तेजी से कम हो रही है, जैसे कोई फूल जो जल्दी मुरझा जाए और सूख जाए। पहले दामूश शहर में जो पिल उसने तुम्हें दी थी वो उनकी स्वर्गीय नियति पिल थी। वो इस बार हमारी साथ लाए एकमात्र स्वर्गीय नियति पिल थी। लेकिन तुम्हारे लिए मिस ने। आयुर ने आर्यन को नफरत भरी नजरों से देखा। दामूश शहर का झटका और फिर 2 घंटे से ज्यादा की लंबी यात्रा में इसका शरीर इसे बिल्कुल सहन नहीं कर सका। रास्ते में उन्होंने मुझे तुम्हें रोकने नहीं दिया, डर था कि तुम खतरे में पड़ जाओगे। लेकिन अब, आयुर बोलते बोलते रो पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आर्यन का दिल सिकुड़ गया। जब उसने स्वर्गीय नियति पिल ली थी, उसकी काल ऊर्जा तुरंत चरम पर पहुंच गई थी, जिसके साथ एक तीव्र काल ऊर्जा शक्ति आई थी। बिना शक यह एक बहुत उच्च स्तरीय पिल थी। आर्यन को पिल्स की कुछ समझ थी। उसने धीरे से कहा, अगर उसने स्वर्गीय नियति पिल नहीं ली तो वो कितने समय तक टिक सकती है? अगर थलमेर की स्वर्गीय नियति पिल ना होती तो वे सब दामूश शहर में मर चुके होते। वो इतने लंबे समय तक टिक नहीं पाता कि स्वर्णपंख मछली को खींच निकालता। और सबसे ज़रूरी बात, थलमेर ने अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर आर्यन की मदद की थी। यही वो बात थी जिसके लिए आर्यन को सबसे ज्यादा अफसोस था। थलमेर ने आयुर की ओर हल्के से सिर हिलाया। आयुर ने कहा, 4 घंटे, बस 4 घंटे। आर्यन का दिल सिकुड़ गया। उसने तुरंत पूछा, क्या तुम स्वर्गीय नियति पिल का नुस्खा जानती हो? इसके लिए कौन सी जड़ी बूटियां चाहिए? आयुर ने कड़वाहट भरे लहजे में हंसी और बोली, जानती हूं तो क्या तुम पिल रिफाइन कर सकते हो? और अगर कर भी सकते हो तो क्या तुम्हें लगता है कि स्वर्गीय नियति पिल कोई सस्ती पिल है? क्या इसे कोई भी हकीम आसानी से बना सकता है? इसे छोड़ो, क्या तुम्हारे पास जरूरी जड़ी बूटियां हैं? क्या तुम्हारे पास हजारों क्रिस्टल्स की कीमत वाली नियति तृण जड़ी बूटी है? क्या तुम्हारे पास आसमानी दुर्वा फूल है? भाग्यलता है तुम्हारे पास? अगर नहीं है तो पिल रिफाइन करने की बात मत करो। क्या तुम्हें पता है कि ये जड़ी बूटियां कितनी कीमती हैं? क्या तुम्हें पता है कि एक स्वर्गीय नियति पिल से दामूश शहर जैसे 10 शहर खरीदे जा सकते हैं? जानते हो, तुम लोग कुछ नहीं जानते। स्वर्गीय नियति पिल की कीमत अनमोल थी। कम से कम वर्तमान आर्यन के लिए यह एक ऐसी चीज थी जो उसकी पहुंच से बाहर थी। उसने इन जड़ी बूटियों के नाम तक नहीं सुने थे, रिफाइन करने की बात तो दूर। और फिर डार्क वर्ल्ड में उसके पास कोई औषधि कौशल नहीं था। अगर उसे ये जड़ी बूटियां मिल भी जाती तो भी वो इन्हें रिफाइन नहीं कर पाता। आयुर के शब्दों से आर्यन का चेहरा थोड़ा बदल गया। वाकई उसे कुछ नहीं पता था और यह बात उसे और भी परेशान कर रही थी। उसके दिल में भारी बेचैनी थी। वह कुछ नहीं कर सकता था। थलमेर ने धीरे से आयुर के कपड़े खींचे खांसते हुए कहा, आयुर, यह मेरी नियति है और मेरा अपना फैसला भी। मैं किसी को दोष नहीं देती। उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान थी। वह मुस्कान असहायता से भरी थी। ये देखकर आर्यन का दिल और दुखने लगा। आयुर ने कहा, मिस, ऐसे समय में भी आप उसे बचा रही हैं। अगर उसने आपकी पिल नहीं खाई होती तो आपको ये सब नहीं झेलना पड़ता। मैंने पहले ही कहा था कि इन दोनों की परवाह मत करो। इन 2 गुलामों में ऐसा क्या है कि आपने इतना बलिदान कर दिया? ये तो बस 2 गुलाम हैं। सूरमास को ये बात चुभ गई और उसने तपाक से कहा, गुलाम होने में क्या बुराई है? क्या गुलाम इंसान नहीं होते? और हाँ, तुम मुझे गाली दे सकती हो लेकिन मेरे बॉस को नहीं। आयुर ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, गुलामों का इंसान होना तुम अच्छे से जानते हो। इस दुनिया में एक गुलाम की जिंदगी एक कीड़े से भी कम कीमती है। साफ साफ कहूँ तो तुम्हारी जिंदगी एक कुत्ते से भी गई गुजरी है।
सूरमास तुरंत गुस्से में बोला, कुत्ते से गई गुजरी तुम्हारी जिंदगी है, भिड़ना है। आयुर भी गुस्से में आ गई और बोली, हाँ भिड़ते हैं, क्या मुझे तुम जैसे गुलाम से डर लगेगा। आयुर, सूरमास, आर्यन और थलमेर ने एक साथ चिल्लाया। दोनों चुप हो गए। आयुर ने थलमेर की ओर मुड़कर कहा, मिस चलो हम घर चलते हैं, मैं आपको किसी भी हाल में वापस ले जाऊंगी और जरूर वहाँ। थलमेर ने छटपटाते हुए सिर हिलाया और कहा, आयुर कोई फायदा नहीं, बहुत दूर है, कोई फायदा नहीं। आर्यन ने भी कहा, धवलकुल यहाँ से बहुत दूर है, 4 घंटे तक उड़ने पर भी तुम वहाँ नहीं पहुँच पाओगी और तुम्हारी हरकतों से उसका शरीर और तेजी से मुड़ जाएगा। आयुर रोते हुए बोली, मुझे परवाह नहीं कि कितनी दूर है, मुझे एक बार कोशिश तो करनी होगी। थलमेर की छटपटाहट को नज़रअंदाज करते हुए उसने थलमेर को अपनी पीठ पर उठा लिया। आयुर की काल ऊर्जा खत्म हो चुकी थी। अभी तक की दौड़ भाग में उसकी काल ऊर्जा जरा भी वापस नहीं भरी थी और वो खुद भी बहुत कमज़ोर थी। 2 कदम भी नहीं चली थी कि थलमेर की छटपटाहट के साथ दोनों ज़मीन पर गिर पड़े। आयुर ने तुरंत थलमेर को गले लगाया और बोली, मिस आप ठीक हैं, ये सब याशवी की गलती है, याशवी की गलती कि मैं आपका ख्याल नहीं रख सकी। थलमेर ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, याशवी ये तुम्हारी गलती नहीं है, अब हम वापस नहीं जा सकते, मुझे उठाओ। आयुर भी एक लड़की थी और उसका असली नाम याशवी था। याशवी को जैसा कहा गया वैसा किया और थलमेर को उठाया। थलमेर ने आर्यन की ओर देखा, उसकी आवाज़ हल्की थी। उसने कहा, मेरा नाम लायबा है, मैं धवलकुल के एक एल्डर की बेटी हूँ। अभी धवलकुल को कुछ बहुत प्रतिभाशाली शिष्यों की ज़रूरत है, क्या तुम धवलकुल जा सकते हो। वह बहुत गंभीर थी, यही कारण था कि वह चुपके से पहाड़ से नीचे उतरी थी। वह नहीं चाहती थी कि उसके पिता हर दिन चिंता में डूबे रहें। सूरमास हैरान हुआ और चुपके से जीभ चटकाए, हाय देवी, ये वाकई धवलकुल है, वो शक्तिशाली कुल जो लाख मील के दायरे में 18 शहरों पर राज करता है। आर्यन के भाव जरा भी नहीं बदले, उसे कोई हैरानी नहीं हुई, उसने उनकी पहचान का पहले ही अंदाजा लगा लिया था। लायबा को देखकर जब आर्यन चुप रहा, उसने फिर से पूछा, क्या तुम धवलकुल चल सकते हो। आयुर ने धीमी आवाज़ में कहा, मिस ये बस 2 गुलाम हैं, ये धवलकुल का रुख नहीं बदल सकते और इनकी पहचान के साथ इनके पास वहाँ की परीक्षा देने की योग्यता भी नहीं है। गुलाम एक नीच पहचान थी, कोई भी कुल उन्हें भर्ती नहीं करता, यहाँ तक कि परीक्षा देने की योग्यता भी नहीं थी। लायबा ने आर्यन को बहुत गंभीरता से देखा। उसे पता था कि अगर आर्यन तैयार हो जाए तो अपनी प्रतिभा के साथ वो परीक्षा जरूर पास कर लेगा। इस डार्क वर्ल्ड में आर्यन जो करना चाहता था वह था सब कुछ तबाह करना। वो डार्क वर्ल्ड को एक सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल कर देवलोक में प्रवेश करना चाहता था। वो मुख्य नींव को उखाड़ फेंकना चाहता था। वो स्वर्ग को अपने पैरों तले रौंदना चाहता था। यही वो करना चाहता था। किसी कुल में शामिल होना उसने इसके बारे में कभी नहीं सोचा था, लेकिन इस वक्त वो लायबा का कर्जदार था, उसकी जिंदगी का कर्जदार। आर्यन ने सिर हिलाया और बोला, ठीक है, मैं वादा करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। लायबा ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा वादा ही काफ़ी है, मेरी जिंदगी अब कोई मायने नहीं रखती। ही बाबा, मैंने आपके लिए एक सुपर जीनियस ढूंढ लिया, धवलकुल बच जाएगा। बाबा, अब आपको भौहें चढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसकी आवाज़ धीमी होती जा रही थी। जैसे ही आर्यन ने हामी भरी वो मुस्कुराए। उसे नहीं पता था क्यों, वो बस आर्यन पर यकीन करती थी कि वो धवलकुल को मुश्किलों से निकाल सकता है। याशवी जोर से चिल्लाई, मिस मिस मिस। आर्यन ने भी एक कदम आगे बढ़ाया और देखा कि लायबा के चेहरे पर तेजी से झुर्रियाँ उभर रही थीं। उसका शरीर तेजी से बूढ़ा हो रहा था और वो बेहोश हो गई। उसके चेहरे का मुखौटा उतर गया और उसके काले बाल सफ़ेद रेशम में बदल गए। बस आधे मिनट में वो एक बूढ़ी औरत में बदल गई थी, जैसे अपने जीवन के आखिरी पड़ाव पर हो। ये देखकर आर्यन का दिल कांप उठा। कोई रास्ता होगा, कोई रास्ता जरूर होगा, कोई रास्ता होगा। आर्यन घबरा गया था। ऐसा बहुत कम होता था कि वह इतना बेचैन हो। लायबा को इस हाल में देखकर वह सचमुच घबरा गया था। क्या करूं, क्या करूं? स्वर्गीय नियति पिल, स्वर्गीय नियति पिल। हाँ, मेरे पास शॉप सिस्टम है। आर्यन ने तुरंत शॉप सिस्टम खोला। जब उसने सिस्टम की सूची में स्वर्गीय नियति पिल देखी तो वह खुशी से उछल पड़ा, लेकिन जब उसने इसके लिए ज़रूरी अंक देखे तो उसका दिल डूब गया। ये सच था कि वो स्वर्गीय नियति पिल को रिफाइन नहीं कर सकता था और ना ही उसके पास कोई जड़ी बूटी थी, लेकिन आर्यन के पास शॉप सिस्टम था। शॉप सिस्टम में सब कुछ था। स्वर्गीय नियति पिल की तो बात ही छोड़ो, अपग्रेडेड शॉप सिस्टम में पुनर्जीवित पिल्स तक खरीदी जा सकती थीं। अगर आपके पास पर्याप्त शॉप पॉइंट्स हों तो आप ओमनिवर्स अस्त्र तक खरीद सकते थे। उसी वक्त अचानक सिस्टम की सूचना की आवाज़ गूंजी, डिंग। बधाई हो आर्यन, आपने लायबा को बचाने का मिशन सक्रिय किया है। मिशन, लायबा को बचाएं और उसके शरीर से सभी बीमारियों के स्रोत को हटाएं। स्तर एस, आपातकालीन। समय
अज्ञात इनाम 10 लाख XP पॉइंट्स, 50,000 काल ऊर्जा पॉइंट्स, लेवल 3 औषधि कौशल। आपने अभी तक औषधि कौशल का अभ्यास नहीं किया। 2 विशेष वस्तु। अचानक एक S रैंक मिशन सक्रिय हुआ। आर्यन थोड़ा हैरान था, लेकिन उसने और कुछ नहीं सोचा। वो बस शॉप पॉइंट्स कमाना चाहता था ताकि स्वर्गीय नियति पिल को खरीद सके और लायबा की जिंदगी बचा सके। तुम लोग यहीं रुको, मैं बस कुछ देर में आ जाऊंगा, मेरा यहीं इंतजार करना, मुझे ज्यादा देर नहीं लगेगी। ये कहकर आर्यन ने चिल्लाया, सूरमास, इन दोनों की हिफाजत की जिम्मेदारी तुम्हारी है। सूरमास के जवाब का इंतजार किए बिना आर्यन जंगल की ओर दौड़ पड़ा। अपग्रेडेड शॉप सिस्टम के साथ कोई भी मूल्यवान चीज शॉप पॉइंट से खरीदी जा सकती थी। जितनी बेहतर चीज उतने ज्यादा पॉइंट्स। स्वर्गीय नियति पिल के लिए आर्यन को कुल 1,60,000 शॉप पॉइंट्स चाहिए थे। आर्यन ने पिछले कुछ दिनों में मिली सभी चीजें जैसे खूनी गरुड़ पंजा और वज्र मुट्ठी तकनीक को पॉइंट्स के बदले बेच दिया था। उसने केवल 300 पॉइंट्स कमाए थे, जो 1,60,000 पॉइंट से कोसों दूर थे। लेकिन जब तक हिम्मत हो, कामयाबी जरूर मिलती है। अमर मूल्य, मेरे पास अमर मूल्य है। केवल कुछ बीस्ट को मारकर मैं लेवल 2 के अमर मूल्य को सक्रिय कर सकता हूँ। तब शायद किसी वस्तु से 1,60,000 पॉइंट्स मिल जाएं। हाँ जरूर जरूर, आर्यन ने खुद से बुदबुदाया। लायबा को पलक झपकते बूढ़ा होते देख उसके दिल में एक अजीब सा दर्द उठ रहा था। एक लड़की ने उसके लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। क्या ऐसी लड़की को बचाना चाहिए? आर्यन को उसे बचाना ही था। चाहे जो कीमत चुकानी पड़े, वह उसे बचाएगा। दूसरी ओर दामूश शहर में सुबह हो चुकी थी और शहर के लगभग सभी कुलीन परिवार और योद्धा शहरपाल के महल के हॉल में जमीन पर घुटनों के बल बैठे थे, कांप रहे थे। उनके सामने लगभग 20 साल के 4 युवा लड़के थे, लेकिन दामूश शहर के योद्धा उन्हें देखकर भूतों से भी ज्यादा डर रहे थे, क्योंकि वे धवलकुल के मान्य शिष्यों की वर्दी पहने हुए थे। उनका रुतबा अनमोल था। दामूश शहर में वे आसमान थे। उनमें से एक ने, जिसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थी, ने मेज पर रखे टोकन को देखा और ठंडे लहजे में बोला, ये टोकन कहाँ से आया? एक बूढ़े आदमी ने सावधानी से कहा, इसे एक अधेड़ उम्र के आदमी ने निकाला था। शहरपाल ने कहा था कि ये टोकन नकली है, इसलिए हमने। एक साया उतरा। एक हथेली का हमला उस बूढ़े के सिर पर पड़ा और एक खतरनाक शक्ति उसके सिर के ऊपर से घुस गई। 3 सेकंड से भी कम समय में वो बूढ़ा खून का गड्ढा बन गया। दूसरा लड़का, जिसका कद ऊंचा और शरीर मांसल था, ने दहाड़ा, कमीने, तूने इस टोकन को नकली कहा। ये तेरी आखिरी गलती थी। सबके दिल डूब गए। वे और भी नीचे सिर झुका बैठे, सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर रहे थे। बड़े भाई, क्या ये कोई अधेड़ आदमी हो सकता है? ये तो साफ साफ मिस लायबा का टोकन है। हाँ, ये क्या माजरा है? मुझे लगता है मिस लायबा ने भेष बदला होगा और ये कचरे लोग उनकी असल शक्ल भला क्या देख पाएंगे। चारों ने थोड़ी देर चर्चा की। फिर एक छोटे कद के लड़के ने कहा, बड़े भाई, हम सब मिस लायबा के शरीर के बारे में जानते हैं। हमें जल्द से जल्द उसे ढूंढना होगा, अगर कुछ हो गया तो। वो आगे बोल नहीं सका। और फिर जब वे शहर में दाखिल हुए थे तो सामने का नज़ारा देखकर वे हैरान रह गए थे। जैसे कोई दिव्य युद्ध हुआ हो, वह नज़ारा दिल दहला देने वाला था। बर्फीली आंखों वाले लड़के की आंखें सख्त हो गईं और वह उदास लहजे में बोला, जिसने ये टोकन दिखाया था वो कहाँ गया? बोलो। वे एक गुलाम द्वारा बचाए गए थे। घुटनों पर बैठे लोगों में से किसी ने कहा, हद है, मिस लायबा का रुतबा कितना ऊंचा है। वो भला एक गुलाम के साथ कैसे हो सकती है? सच बोलो। वे वाकई एक गुलाम द्वारा बचाए गए और नागपुर पर्वत श्रृंखला की ओर भाग गए। हमें सचमुच नहीं पता कि वे अब कहाँ हैं। चारों महाराज, कृपया हमारी जान बख्शें। जब उन्होंने सिर उठाया तो चारों गायब हो चुके थे। उन्हें तुरंत लायबा को ढूंढना था। अगर कुछ हुआ तो वे इसकी कीमत नहीं चुका सकते थे। और फिर आर्यन, वो पर्वत श्रृंखला में जा घुसा। आर्यन ने अपनी टांगें झटकी और लगातार हमले किए, जिससे एक सितारा बीस्ट का शरीर फट गया। बीस्ट और मनुष्य, 2 जीव, 2 रास्ते पर मंजिल, एक शक्ति की सर्वोच्चता। डॉक वर्ल्ड में कोई भी बीस्ट कितना शक्तिशाली है, ये जानने के लिए किसी को उसका नाम पूछने की जरूरत नहीं थी। उसकी पीठ पर चमकता हुआ सितारा ही काफी था। हर बीस्ट का वर्गीकरण 1 से 9 सितारों में होता था। एक सितारा बीस्ट एक कंतारा स्तर के इंसानी योद्धा के बराबर शक्ति रखता था। 2 सितारा बीस्ट नीलतारा, 3 सितारा बीस्ट हंसतारा और ऐसे ही हर बढ़ता सितारा हर बढ़ते इंसानी योद्धा स्तर की शक्ति रखता था। डिंग, बधाई हो आर्यन, 1 सितारा बीस्ट को मारकर 340 XP पॉइंट्स, 20 काल ऊर्जा पॉइंट्स और 1 काल मूल्य प्राप्त किए। काफी नहीं है, ये बहुत कम है। आर्यन ने बीस्ट का सिर फाड़ दिया और उसके खून को अपने शरीर पर छिड़क लिया। वो खून की गंध का इस्तेमाल बीस्ट के होश उड़ाने और ज्यादा बीस्ट को आकर्षित करने के लिए कर रहा था। आर्यन बीस्ट को मारने में माहिर था। वो अच्छी तरह से जानता था कि क्या चीज बीस्ट को उत्तेजित कर सकती थी। ताज़ा खून से बेहतर और क्या हो सकता था। उसी पल घाटी की गहराई से एक तेज गड़गड़ाहट की आवाज आई। जल्द ही घाटी में घने कदमों की आवाज और तेज हो गई। फिर पहाड़ी पर एक भेड़िया आकाश की ओर चीखा, स्वर्गीय भेड़िए। आर्यन का दिमाग डूब गया।
अगर पहले वो इन भेड़ियों के झुंड से मिलता तो वो सावधानी बरतता, लेकिन अब उसके पास समय नहीं था। उसके पास कुछ और सोचने का वक्त नहीं था। वो अमर मूल्य चाहता था। वो लेवल 2 के अमर मूल्य को सक्रिय करना चाहता था। इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के आर्यन ने अपनी आभा छोड़ी और गर्जा, आओ जितने ज्यादा उतना बेहतर। एक पल बाद स्वर्गीय भेड़ियों की एक बड़ी लहर घाटी से बाहर निकली और पलक झपकते आर्यन को घेर लिया। लगभग 2 मीटर ऊंचे स्वर्गीय भेड़िए एक एक करके आर्यन को क्रूरता से घूर रहे थे। स्वर्गीय भेड़ियों का झुंड, यह एक बेहद जंगली अस्तित्व था। वे रणनीति जानते थे, हमला और रक्षा में व्यवस्थित थे और बहुत एकजुट थे। आर्यन ने धीरे से कहा, आओ। उसकी मुट्ठियां कसकर भींच गईं और भेड़ियों के हमला करने का इंतजार किए बिना वो पहले ही दौड़ पड़ा। अपने चारों ओर घने भेड़ियों के झुंड को देखकर उसने मन ही मन सोचा, इन भेड़ियों को मारने पर 1000 अमर मूल्य पूरे हो जाने चाहिए। आर्यन का खूनी दिल जाग उठा। वो आगे बढ़ा और एक स्वर्गीय भेड़िए की गर्दन पकड़कर दबा दी। उसी पल आसपास के सभी स्वर्गीय भेड़िए भी उस पर झपटे और तेज पंजों से उसकी पीठ पर गहरे घाव छोड़ दिए। ताज़ा खून उछलने लगा, लेकिन आर्यन ने भेड़िए पर अपनी पकड़ और मजबूत कर दी और पूरी ताकत से उसकी गर्दन दबाने लगा। भले ही वह खुद घायल हो जाए, लेकिन इसकी कीमत आर्यन दूसरों की जान लेकर चुकाता था। तुमने मेरे लिए अपनी जान दांव पर लगाई, मैं तुम्हारे लिए 10 बार अपनी जान दांव पर लगा सकता हूँ। आर्यन ने जरा भी बचाव की कोशिश नहीं की। उसकी सारी ताकत हमले पर थी और उसका लड़ने का तरीका था क्रूरता की हद से मारना, एक को दबाकर उसे तब तक पीटना जब तक वह मर ना जाए। देखता हूँ कौन कमबख्त पहले हार मानता है। देखता हूँ कौन ज्यादा जंगली है। स्वर्गीय भेड़ियों का झुंड तो क्या हुआ, मैं तुमसे भी ज्यादा जंगली हूँ। आमतौर पर आर्यन पागलपन की हद तक नहीं जाता था, लेकिन जब वो पागल हो जाता तो खुद को इंसान नहीं समझता था। जिंदगी दांव पर लगाने का क्या मतलब। वह भेड़ियों के झुंड से भिड़ गया जो मरने को तैयार नहीं थे। एक के बाद एक भारी हमले और सिस्टम बार बार बज रहा था। डिंग, बधाई हो आर्यन, 1 सितारा स्वर्गीय भेड़िए को मारने पर 340 एक्सपी पॉइंट्स, 20 काल ऊर्जा पॉइंट्स और 1 काल मूल्य प्राप्त किए। बस कुछ और काल मूल्य, 1000 काल मूल्य, लेवल 2 काल मूल्य में लगभग पहुंच गया। आर्यन ने तेजी से गर्जना की और भी पागलपन से हमला करने लगा। भेड़ियों का झुंड भी पीछे नहीं हटा। आर्यन जितना पागल था वे उतने ही क्रूर थे। वे एक साथ लड़े और यहाँ तक कि एक दूसरे को भी काटने लगे। आर्यन अपनी जिंदगी से लड़ रहा था और खुद को बिल्कुल इंसान नहीं मान रहा था। जैसे कोई जंगली जीव बेकाबू हो गया हो। बस थोड़ा और, बस थोड़ा और। आर्यन ने गर्जना की और उसने अपनी दाहिनी हथेली खोली। सृष्टिनाश दंड। सृष्टिनाश दंड ने हवा में लहराया और जोर से नीचे गिरा। स्वर्गीय भेड़ियों का एक समूह पल में कुचला गया। अब आर्यन के हाथों में सृष्टिनाश दंड जोर से हमला कर रहा था। इन 1 सितारा बीस्ट के खिलाफ सृष्टिनाश दंड बेहद तीक्ष्ण था और एक ही हमले में उनके शरीर फट जाते थे। लेकिन आर्यन की काल ऊर्जा बहुत तेजी से खर्च हो रही थी। आधे मिनट से भी कम वक्त में अभी भेड़ियों को मारने से मिली सारी काल ऊर्जा फिर से खत्म हो गई। काल ऊर्जा पूरी तरह सूख गई थी और सृष्टिनाश दंड भी गायब होकर आर्यन की स्पेस रिंग में चला गया। कमबख्त, आर्यन ने चिल्लाया, अभी काल मूल्य पूरे नहीं हुए, ये अभी बहुत कम है। ये देखकर कि आर्यन के हाथों से सृष्टिनाश दंड गायब हो गया, भेड़िए फिर से क्रूरता से उस पर झपटे। आधा घंटा बीत गया, आर्यन अभी भी मार रहा था। 1 घंटा बीत गया और आर्यन अभी भी भेड़ियों को काट रहा था। 2 घंटे बाद आर्यन अभी भी पूरी ताकत से लड़ रहा था। लायबा के पास 4 घंटों का समय था, जिसमें से अब आधा समय बीत चुका था और आर्यन अभी तक 1000 काल मूल्य इकट्ठा नहीं कर पाया था। बीस्ट से मिलने वाले काल मूल्य बहुत कम थे, बस 1 पॉइंट मिलता था। चाहे बीस्ट कितना भी शक्तिशाली हो, केवल 1 पॉइंट ही मिलता था। बस थोड़ा और, बस थोड़ा और। आर्यन ने अपने काल मूल्य को धीरे धीरे बढ़ते देखा। ये 1000 के और करीब हो रहे थे। वो लायबा के लिए और भी चिंतित हो गया और मन ही मन सोचा, तुम्हें टिकना होगा। 1 और घंटे से ज्यादा समय बीत गया। 4 घंटे की समय सीमा में अब आधे घंटे से भी कम समय बचा था, लेकिन वो अभी भी 1000 काल मूल्य से कुछ पॉइंट्स पीछे था। आर्यन पूरी तरह थक चुका था। यह असहनीय था। 3 घंटे से ज्यादा की लड़ाई के बाद उसके शरीर का हर हिस्सा घावों से भरा था। वह इतना थक गया था कि उसके शरीर में अब जरा भी ताकत नहीं बची थी। लेकिन आर्यन ने अभी भी हार नहीं मानी। यहाँ तक कि एक स्वर्गीय भेड़िए को पकड़कर वो पूरी ताकत से हमला करता रहा। उसे केंद्र में रखकर स्वर्गीय भेड़ियों की लाशों का ढेर लग गया था। आर्यन ने अपनी सारी ताकत लगाकर एक और स्वर्गीय भेड़िए की गर्दन तोड़ दी। डिंग, बधाई हो आर्यन, 1 सितारा स्वर्गीय भेड़िए को मारने पर 340 एक्सपी पॉइंट्स, 20 काल ऊर्जा पॉइंट्स और 1 काल मूल्य प्राप्त किए। 999 काल मूल्य, बस थोड़ा और। टिके रहो। आर्यन फिर से आगे बढ़ा। उसकी गति बेहद धीमी थी और वह लड़खड़ाता हुआ जैसे गिरने वाला था। थोड़ी दूर पहाड़ी पर एक छाया खड़ी थी जिसके माथे पर सफ़ेद बालों की एक लत थी और उसकी आंखें हरी रोशनी से चमक रही थीं।
उसने अचानक आसमान की ओर गर्जना की और जैसे बादलों पर चल रहा हो उसकी गति बेहद तेज थी। दूर की पहाड़ी से आर्यन के सामने तक उसे 3 सेकंड से भी कम समय लगा। उसी वक्त आर्यन ने एक और स्वर्गीय भेड़िया मार डाला। 1000 काल मूल्य। आर्यन ने दिल में चिल्लाया, हाँ आखिरकार 1000 पॉइंट्स हो गए। उसी पल आर्यन का शरीर डूब गया और वह उछलकर हवा में उड़ गया। एक पेड़ से टकराने के बाद आर्यन ने एक मुट्ठी खून उगला। उसकी आंखें दूर खड़े भेड़ियों के सरदार को घूर रही थीं। यह एक भेड़िया किंग था। इसकी ताकत 2 सितारों की थी। इसका शरीर सामान्य स्वर्गीय भेड़िए से 2 गुना ऊंचा था। इसके शरीर की आभा फट रही थी और इसका कद बेहद विशाल था। ये आर्यन की ओर कदम कदम चलकर आ रहा था। इसकी आंखें खूनी इरादे से भरी थीं। आर्यन जमीन पर गिरा था, उसके मुंह से खून टपक रहा था। वो भेड़िए किंग को घूरते हुए क्रूरता से हंसा, सही समय पर आए। मैं तुम्हें किंग को काल मूल्य को सक्रिय करने के लिए इस्तेमाल करूंगा। मुझे जरूर कुछ शानदार मिलेगा। भेड़िए किंग ने एक गहरी गुर्राहट निकाली। उसके अगले पंजे जमीन को खोद रहे थे और उसका शरीर हल्का सा आगे झुका था। अचानक भेड़िया किंग दौड़ा और एक गर्जना की। उसकी खतरनाक आभा ने एक जाल बनाया और आर्यन की ओर दबाव डाला। आर्यन ने नर्सिंग सीरम निकाला। 2 को मिलाओ और मेरे लिए सक्रिय करो। इसे वापस इस्तेमाल करने का वक्त अभी पूरा नहीं हुआ था। निर्देशों के अनुसार आर्यन अभी नर्सिंग सीरम का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, लेकिन बचे 2 को एक में मिलाकर समय को आधा किया जा सकता था। वो इसका बस 3 बार इस्तेमाल कर सकता था। चूंकि उसने इसे पहले भी एक बार उपयोग कर लिया था, अब केवल 2 उपयोग बचे थे और उन्हीं 2 की कीमत पर उसने इसे 1 में बदला। आर्यन के पास भेड़िए किंग से निपटने की ताकत नहीं थी। ये उसकी एकमात्र शक्ति थी। हरा तरल पदार्थ उसके शरीर में इंजेक्ट हुआ और पलक झपकते ही उसकी कमीज फट गई। उसकी मांसपेशियां जैसे फटने को तैयार थीं और उसकी त्वचा भी नीली हो गई। नाजुक पल में जैसे ही भेड़िया किंग आगे बढ़ा, आर्यन भी आगे दौड़ा। उसकी मुट्ठियां स्टील की तरह थीं और उसने भेड़िए किंग के सिर पर जोरदार हमला किया। भेड़िए किंग की शक्ति चकनाचूर हो गई। उसका सिर फट गया और उसका दिमागी रस बाहर निकल आया। वह जमीन पर गिरा और एक धीमी सी चीख निकाली। आर्यन हवा में उछला, भारी हमले के साथ उतरा और भेड़िए किंग पर आखिरी वार किया। मर धम, जमीन धंस गई और एक खतरनाक शक्ति बाहर फूटी जिसने पूरी घाटी को हिला दिया। जमीन पर एक बड़ा गड्ढा बन गया और गड्ढे के आसपास घनी दरारें फैल गईं। सिस्टम की बीप बजी। आर्यन की भौहें सिकुड़ गईं और उसने तुरंत कहा, लेवल 2 काल मूल्य सक्रिय करो। सिस्टम कुछ शानदार चीज देना। आर्यन ने दिल में प्रार्थना की। डिंग, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। बधाई हो आर्यन, 2 सितारा स्वर्गीय भेड़िए किंग को मारने पर 8000 एक्सपी पॉइंट, 700 काल ऊर्जा पॉइंट्स और 1 काल मूल्य प्राप्त किए। बधाई हो आर्यन, भेड़िया किंग पंजा प्राप्त हुआ। बधाई हो आर्यन, भेड़िया किंग लोहामुख का प्राप्त हुआ। बधाई हो आर्यन, स्वर्गीय भेड़िए किंग की ब्लड लाइन प्राप्त हुई। डिंग, बधाई हो आर्यन, आपने एक दूसरे लेवल का काल मूल्य सक्रिय किया और एक विशेष वस्तु प्राप्त की है। कृपया निम्न में से एक चुनें, नारंगी डिब्बा, मिथकीय डिब्बा, क्रम डिब्बा, अज्ञात डिब्बा। आर्यन ने बिना सोचे समझे कहा, मिथकीय डिब्बा खोलो। बधाई हो आर्यन, मिथकीय डिब्बा खोलने पर आपको अंताकांश तलवार प्राप्त हुई। मैं आर्यन तुरंत स्तब्ध रह गया। अंताकांश तलवार, ये चीज़। आर्यन ने अंताकांश तलवार के गुणों को जल्दी से देखा और उसकी आंखें जैसे हिल ही नहीं पा रही थी। लेवल 2 काल मूल्य वाकई जबरदस्त है, इतनी शक्तिशाली चीज़ दे सकता है। लेकिन आर्यन ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। जैसे ही अंताकांश तलवार मिली उसने तुरंत शॉप सिस्टम खोला और कहा, अंताकांश तलवार के बदले पॉइंट्स दो। सिस्टम सूचना, अंताकांश तलवार के लिए पॉइंट्स की पुष्टि करें। हाँ बिल्कुल। सिस्टम सूचना, कृपया सावधानी से विचार करें। मैंने सोच लिया, बस शॉप पॉइंट्स दो। सिस्टम सूचना, कृपया फिर से पुष्टि करें। अंताकांश तलवार के गुण इतने शानदार थे कि सिस्टम ने बार बार आर्यन को याद दिलाया कि वो इसे पॉइंट्स के लिए ना बदले, लेकिन आर्यन को बस स्वर्गीय नियति पिल हासिल करनी थी ताकि लायबा को बचाया जा सके। आर्यन ने गुस्से में कहा, सिस्टम तेरी माँ की, तू अच्छे से जानता है कि मेरा मन बिल्कुल नहीं बदलने वाला, फिर भी बार बार याद दिला रहा है। अब जल्दी से पॉइंट्स दे। बधाई हो आर्यन, अंताकांश तलवार के बदले आपको 10 करोड़ शॉप पॉइंट्स मिले हैं। उस पल आर्यन थोड़ा हक्का बक्का रह गया। इतने पॉइंट्स, ये पूरे 10 करोड़ पॉइंट्स थे। स्वर्गीय नियति पिल की कीमत केवल 1,60,000 पॉइंट्स थी। 10 करोड़ पॉइंट से कितनी पिल खरीदी जा सकती थी? आर्यन थोड़ा हिसाब नहीं लगा पा रहा था, लेकिन उस अंताकांश तलवार के स्तर को याद करते हुए आर्यन ने चुपके से जीभ चटकाई और बुदबुदाया, यह मेरी सोच से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। लेवल 2 अमर मूल्य तो बहुत खतरनाक है। ये पॉइंट्स की बहुतायत नहीं थी, बल्कि ये तलवार एक सुपर शानदार चीज थी। लेवल 2 अमर मूल्य वाकई असाधारण था। आर्यन ने मन ही मन सोचा, अगर लेवल 2 इतना खतरनाक है तो लेवल 3 कैसा होगा? कमबख्त, मेरा छोटा सा दिल इसे सह नहीं पाएगा। वो बेहद उत्तेजित था। उसी समय वह अपने मूल रूप में लौट आया। इसके बाद उसने सिस्टम खोला और एक स्वर्गीय नियति पिल खरीदी। फिर उसने और कुछ नहीं देखा और तेजी से वापस दौड़ा।
वह मन ही मन समय का हिसाब लगा रहा था और सोच रहा था तुम्हें टिकना होगा, तुम्हें टिकना होगा। समय लगभग खत्म हो रहा था। आर्यन को लायबा की मौजूदा हालत की बहुत चिंता थी। हालांकि इस समय उसका पूरा शरीर घायल था और वो थक चुका था। हर कदम के साथ उसके शरीर के घाव और खुल जाते थे। फटने वाला दर्द असहनीय था और ताज़ा खून बह रहा था, लेकिन वह नहीं रुका। जैसे उसे दर्द का एहसास ही ना हो, वह पूरी ताकत से दौड़ा। लायबा ने उसके लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। आर्यन भी ऐसा ही कर सकता था। मेरे लिए रुको, तुम्हें मेरा इंतजार करना होगा। 10 मिनट बाद आर्यन ने दूर देखा। उसका दिल उत्साह से भर गया और हौंफते हुए बुदबुदाया, बस लगभग पहुंच गया, लगभग पहुंच गया। उसी पल एक हवा का झोंका आया, एक साया उतरा और आर्यन का रास्ता रोक लिया। उस शख्स की आंखें ठंडी थी, तिरस्कार से भरी हुई। उसके शरीर से निकलने वाली आभा फट पड़ी और एक अदृश्य खतरनाक शक्ति बाहर निकली जिसने आर्यन को सीधे उड़ा दिया। आर्यन ने आंखें उठाईं और चिल्लाया, हट जा। उस शख्स ने ठंडी हंसी हंसी आर्यन के सीने पर गुलाम का निशान देखा और तिरस्कार भरे लहजे में बोला, एक मामूली गुलाम, इतना घमंडी। ये कहते ही उस शख्स का साया गायब हो गया और एक खतरनाक शक्ति ने आर्यन के सीने पर वार किया। आर्यन ने एक मुट्ठी खून उगला। उसका शरीर उछलकर दूर जा गिरा और जमीन पर भारी टक्कर खाए। उसका सीना जैसे फटने वाला था और उसके अंदरूनी अंग पूरी तरह उथल पुथल में थे। ये बेहद असहज था। वो पहले से ही गंभीर रूप से घायल था और यह हथेली का हमला इतना शक्तिशाली था कि उसकी चोटें और गंभीर हो गईं। लेकिन वो तुरंत जमीन से उठा और रास्ता बदल कर चल दिया, उस लड़के को नज़रअंदाज करते हुए। उसे ये भी नहीं सूझा कि यह शख्स कौन था, रास्ता क्यों रोक रहा था। उसके दिमाग में इस वक्त सिर्फ एक बात थी, वक्त खत्म हो रहा था। उसे जल्द से जल्द लायबा तक पिल पहुंचानी थी। उस शख्स के चेहरे पर तिरस्कार भरा ठहाका था। उसने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, एक भी वार नहीं झेल सका मिस लायबा को तुझ जैसे गुलाम में क्या दिख गया। कमीने, मुझे नहीं पता तू कौन है, तूने क्या चाल चली कि मिस लायबा को तुझ में कुछ दिख गया, पर मैं तुझे चेतावनी दे रहा हूँ, उससे दूर रह वरना तू इस दुनिया से गायब हो जाएगा, समझा। उस शख्स की आंखों में तिरस्कार और तेज हो गया। आर्यन अचानक रुक गया और बोला, तो तू उसे जानता है? उसका समय लगभग खत्म हो रहा है। मैंने स्वर्गीय नियति पिल हासिल कर ली है। जल्दी मुझे जाने दे, अगर समय खत्म हो गया तो बहुत देर हो जाएगी। आर्यन सिर्फ इंसान को बचाने के बारे में सोच रहा था, बाकी सब के बारे में उसने नहीं सोचा। यहाँ तक कि सामने खड़े शख्स के तिरस्कार को भी वह गंभीरता से नहीं ले रहा था। स्वर्गीय नियति पिल, हा। उस लड़के ने जोर से हंसते हुए आर्यन को घूरा, तुझ जैसे गुलाम के पास। स्वर्गीय नियति पिल, तुझे पता भी है कि स्वर्गीय नियति पिल क्या होती है? तुझे स्वर्गीय नियति पिल के बारे में कुछ भी पता है? अगर तू ना होता। ये कहते हुए उस लड़के की आंखों में अचानक गहरा खूनी इरादा उमड़ा। उसने आर्यन को उदास नजरों से घूरा और एक ताकतवर दबाव आर्यन पर पड़ा। आर्यन का चेतना सागर बेहद असहज हो गया। उसका दिमाग जैसे किसी विशाल पर्वत से कुचला जा रहा हो और उसका पूरा शरीर हिल नहीं पा रहा था। यह एहसास आर्यन को बेहद नापसंद था, लेकिन वो इस दबाव को तोड़ नहीं पा रहा था, क्योंकि सामने खड़े शख्स की शक्तियां उससे कहीं ज्यादा थी और वो इसका बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकता था। उस शख्स को ज्यादा परवाह नहीं थी। ये देखकर कि आर्यन पूरी ताकत से प्रतिरोध कर रहा था, उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन वह घुटनों पर नहीं बैठा, वह और भी नाराज हो गया। कुत्ते, देखता हूं तू कब तक टिकता है। उस शख्स ने अपनी सारी शक्तियां छोड़ दी और एक खतरनाक शक्ति आर्यन के चेतना सागर में घुस गई। चेतना सागर में उथल पुथल मच गई। उसका दिमाग अशांत था। आर्यन का शरीर पहले ही ढहने की कगार पर था। वह इस ताकतवर दबाव को बिल्कुल नहीं झेल सकता था और पलक झपकते जमीन पर कुचल दिया गया, पूरी तरह दब गया। वो बिल्कुल हिल नहीं पा रहा था। वो शख्स कदम कदम आगे बढ़ा और ठंडी हंसी हंसते हुए बोला, प्रतिरोध करके दिखा, क्या तू मेरे दबाव का मुकाबला नहीं कर सकता? रोक के दिखा। आर्यन ने उस लड़के को घूरा। उसके दिल में गुस्सा उबल रहा था। उसने मुश्किल से कहा, इसका हिसाब मैं बाद में चुकता करूंगा, लेकिन अभी लायबा को बचाना सबसे जरूरी है। मेरे पास वाकई स्वर्गीय नियति पिल है, ये अलग मसला था। इंसान को बचाना पहली प्राथमिकता थी। बोलते हुए आर्यन ने अपनी स्पेस रिंग से स्वर्गीय नियति पिल निकाली। उस लड़के ने आर्यन के हाथ में स्वर्गीय नियति पिल को देखा और ठंडी हंसी हंसी। उसने उस पर पैर रखा और पिल को चूर चूर कर दिया। उसने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, क्या तुझे लगता है कि मैं तुझ पर यकीन करूंगा? नीच गुलाम, तुझ जैसे नीच के पास स्वर्गीय नियति पिल कैसे हो सकती है? तू क्या हैसियत रखता है? हाँ, उसने यकीन नहीं किया कि आर्यन के हाथ में जो पिल थी वह स्वर्गीय नियति पिल थी। इस तरह की पिल बहुत कीमती थी। अगर एक गुलाम इसे निकाल सकता था तो यह कोई सस्ती पिल होती। अपनी हथेली में कुचली गई पिल को देखकर आर्यन ने आह भरी। उस लड़के के चेहरे को देखकर अब आर्यन सचमुच उठकर उसे कुछ थप्पड़ मारना चाहता था, पर वह कुचला जा रहा था। यह उसे बेहद नापसंद था। फिर आर्यन ने हिलकर एक और स्वर्गीय नियति पिल खरीदी। उसने उसे निकाला और कहा, उसे बचाना ज्यादा जरूरी है। अगर और देर हुई तो वो बच नहीं पाएगी।
वो लड़का हंसा, हा, तेरे पास वाकई ढेर सारी स्वर्गीय नियति पिल हैं। बोलते हुए उस शख्स ने अपना पैर उठाया और आर्यन की हथेली पर जोर से कुचल दिया। तुझे लगता है तू कौन है? तू अपने को क्या समझता है? क्या तुझे लगता है कि तेरे जैसे शख्स के पास स्वर्गीय नियति पिल हो सकती है? तू स्वर्गीय नियति पिल का अपमान कर रहा है। अगर मिस लायबा ने मुझे तुझे मारने से मना ना किया होता तो तेरे पास 9 जन्म होते तब भी तू मर चुका होता। एक और स्वर्गीय नियति पिल कुचल दी गई। आर्यन के दिल में गुस्सा उबल रहा था, उसका सिर जैसे धुआं छोड़ने वाला था। वो बेहद नाराज था। उसने अभी अपनी सारी ऊर्जा खर्च कर दी थी, वरना आर्यन वाकई उसे मार डालता। 2 स्वर्गीय नियति पिल 3,20,000 पॉइंट्स यूं ही चले गए। आर्यन ने अपने दांत इतने जोर से भींचे कि वे चटकने की आवाज़ करने लगे। वो लड़का ठंडी हंसी हंसते हुए बोला, क्या मुझे मारना चाहता है? हा। बोलते हुए वो लड़का नीचे झुका और तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ आर्यन को घूरने लगा। क्या तुझे लगता है कि तू इसके लायक है? तू तो बस एक नीच गुलाम है। तिरस्कार भरी नजरें, हंसी उड़ाने वाली बातें, वो घमंडी और आत्ममुग्ध चेहरा जिसने आर्यन को बेहद नाराज कर दिया। अगर स्वर्णपंख मछली अभी भी यहाँ होती, अगर नरसिंह सीरम अभी बाकी होता, अगर आर्यन के पास अभी भी काल ऊर्जा होती और वो सृष्टिनाश दंड का इस्तेमाल कर पाता तो वो सामने खड़े इस लड़के को बिना हिचक मार डालता। वो वाकई नाराज था, बेहद नाराज। उस लड़के का श्रेष्ठता बोध आर्यन को नापसंद था और जो सबसे ज्यादा नाराज करने वाली बात थी, 2 स्वर्गीय नियति पिल यूं ही कुचल दी गईं। ये 3,20,000 पॉइंट्स की बर्बादी थी। यहाँ तक कि स्वर्ग का राजा भी इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। आर्यन की आंखें भी उदास हो गईं। उसने उस लड़के को एकटक घूरते हुए गंभीरता से कहा, अगर तुझमें हिम्मत है तो अभी मुझे मार डाल। अगर तू मुझे नहीं मार सका तो मैं भविष्य में तुझे जरूर मारूंगा। उसकी आंखें खूनी इरादे से भरी थीं और उसका लहजा घमंड से भरा था। वो लड़का ठंडी हंसी हंसा, हा। एक जोरदार ठहाका और उस लड़के की नज़रें सख्त हो गईं और उसने आर्यन को घूरते हुए मजाकिया अंदाज में कहा, तू एक नीच गुलाम है, मैं वो हस्ती हूँ जिसे तू छू भी नहीं सकता। मुझे मारना इस जन्म में तो सोच भी मत। और तुझ जैसे गुलाम MPH तुझे मेरे हाथों मरने की योग्यता भी नहीं है, समझा? उस लड़के की आंखें तिरस्कार से भरी थीं। यहाँ तक कि अगर लायबा ने कुछ न कहा होता तब भी वो आर्यन को नहीं मारता, क्योंकि उसे एक गुलाम को मारना नीचा लगता था और उसे अपने हाथों मरने की योग्यता भी नहीं थी। आर्यन के होंठों के कोने मुड़े और उसने मुस्कुराते हुए कहा, तो बस इंतजार कर। उसी समय एक और लड़का बाहर निकला और बोला, बड़े भाई सब कुछ तैयार है। मिस लायबा ज्यादा देर नहीं टिक पाएगी, हमें तुरंत वापस जाना होगा। वो लड़का खड़ा हुआ और उसका चेहरा सामान्य हो गया। ठीक है, मैं तुरंत चलता हूँ। दूसरे लड़के ने जमीन पर पड़े आर्यन को देखा और कहा, बड़े भाई ये बर्फीली आंखों वाला लड़का बोला, बस एक कचरा गुलाम है। उसी पल आर्यन ने एक और स्वर्गीय नियति पिल को खरीदा, उसे निकाला और बोला, ये स्वर्गीय नियति पिल उसे बचा सकती है, ये मैंने उससे वादा किया था। उसी पल वह शख्स गुस्से से आग बबूला हो गया जैसे कोई क्रोधित शेर। उसके शरीर से एक गर्जना फूटी और एक अजीब से क्रूर जानवर की परछाई उसके शरीर के साथ मिल गई। आसपास का आयाम तुरंत सिकुड़ गया। शून्य में एक जोरदार विस्फोट हुआ। खतरनाक आभा हर दिशा से आर्यन पर उमड़ी और उसे दबाते हुए धीरे धीरे जमीन के नीचे धंसाने लगी। बर्फीली आंखों वाले लड़के की आंखें सख्त हो गईं और उसने कहा, अपनी अज्ञानता से मेरी हद को चुनौती मत दे। अगर तूने फिर से स्वर्गीय नियति पिल शब्द बोले तो मैं तुझे तुरंत टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ये उसकी ब्लडलाइन की शक्ति थी जो बेहद खतरनाक और शक्तिशाली थी। यहाँ तक कि पास खड़ा दूसरा लड़का भी हैरान रह गया और उसका चेहरा पीला पड़ गया। आर्यन के हाथ में मौजूद स्वर्गीय नियति पिल भी जमीन पर गिर गई। ये बहुत असहज था, इस बार और भी ज्यादा असहज। इस बार आर्यन को और भी ज्यादा गुस्सा आया। उसकी शक्ति के पीछे हटने के साथ आर्यन का शरीर भारी पड़ाव के साथ जमीन पर उछला। उस लड़के की आंखों की मांसपेशियां हल्के से फड़की और उसने आर्यन को ठंडी नजरों से घूरते हुए कहा, मुझे फिर से दिखाई मत देना वरना तू जरूर मरेगा। फिर वो मुड़ा और तेजी से चला गया। दूसरा लड़का आर्यन के पास आया, जमीन पर पड़ी पिल को देखा और बोला, स्वर्गीय नियति पिल एक दिव्य स्तर की पिल है, यह अनमोल है। इस दुनिया में केवल बड़े भाई ही स्वर्गीय नियति पिल रिफाइन कर सकता है। तूने उनके सामने इसे निकाला, क्या तू मरने की तमन्ना रखता है? आर्यन ने मुश्किल से कहा, यह वाकई स्वर्गीय नियति पिल है। अगर तुम लायबा को बचाना चाहते हो तो इस पिल को अपने साथ ले जाओ। इसके अलावा आर्यन के पास और कोई रास्ता नहीं था। वो लड़का हैरान रह गया। छोटे दूर से एक सख्त चीख आई। वो लड़का आधे सेकंड के लिए हिचकिचाया मगर फिर उसने जमीन पर पड़ी स्वर्गीय नियति पिल उठाई और तेजी से पीछे दौड़ा। आर्यन का दिल हल्का हुआ, उसने एक भारी सांस छोड़ी और बोला, बस इंतजार कर, मैं एक दिन जरूर धवल को लाऊंगा और तुझे इसका 10 गुना लौटाऊंगा। उसके दिल में गुस्सा धधक रहा था। अपनी मुट्ठियां जोर से भींचते हुए आर्यन के दिल में बेहद नाराजगी थी। लेकिन अगर पिल ले ली गई थी तो आर्यन को यकीन था कि लायबा ठीक हो जाएगी। हालांकि स्वर्गीय नियति पिल केवल उसकी जिंदगी को लंबा कर सकती थी, उसे पूरी तरह ठीक नहीं कर सकती थी।
आर्यन का मिशन था कि वो उसके शरीर से बीमारी के स्रोत को हटाए। उसी समय पहाड़ी से कुछ रोशनी की किरणें निकली और आसमान में चली गईं। आर्यन के दिमाग में एक आवाज़ गूंजी, तुझे धवलकुल जरूर आना होगा। तूने मुझसे वादा किया था, तुझे जरूर आना होगा। आर्यन ने आसमान की ओर देखा और हल्के से कहा, मैं जरूर जाऊंगा, लेकिन अभी नहीं। अब वो गया तो क्या कर सकता था? वो उस लड़के का मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकता था। अगर वह गया तो भी वह उसे कुचल देता। अगर जाना है तो उसे ऐसी ताकत के साथ जाना होगा कि वो उसे ज़मीन पर कुचल दे और वो उठ ना पाए। तो व्यूवर्स, आपको को क्या लगता है, क्या होगा इस नॉवल में आगे? ये जानने के लिए सुनते रहिए स्पिरिट वर्ल्ड के अगले चैप्टर सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल रोज बस पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना। इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को अपलोड करने में मज़ा आता है। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम को, क्योंकि स्पिरिट वर्ल्ड और सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न हमारे ही चैनल पर सबसे पहले आता है। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम को, और दोस्तों वीडियो पर लाइक और कमेंट भी कर दिया करो ताकि हमें पता चल सके कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसा लग रहा है। सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न के असली एपिसोड आपके यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम, जिसमें लगभग 10,000 सब्सक्राइबर हैं, और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 पर अपलोड होते हैं। अगर आप लोग दूसरे चैनलों पर एपिसोड सुन रहे हो तो उस चैनलों को अनसब्सक्राइब कर दो और मेरे चैनल यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम, जिसमें लगभग 10,000 सब्सक्राइबर है, और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 से जुड़ने की कोशिश करो ताकि आप ओरिजिनल एपिसोड और सबसे पहले एपिसोड पा सको। आर्यन जमीन पर लेट गया और थोड़ा आराम किया। लेटे लेटे उसने शॉप सिस्टम खोला और उसमें मौजूद चकाचौंध करने वाली चीज़ों को देखा। वहाँ विशेष पिल, दिव्य अस्त्र और यहाँ तक कि कुछ भविष्य की तकनीकें थीं जो आर्यन ने पहले कभी नहीं देखी थीं। यहाँ तक कि वो दूसरी दुनिया के अलग अलग जीव तक खरीद सकता था। आर्यन के पास अभी भी 9 करोड़ 90 लाख से ज़्यादा पॉइंट्स बचे थे। उसने कहा, 10 परम रैंक की हीलिंग पिल्स और 100 काल ऊर्जा पिल्स दो। डिंग डिंग सिस्टम कुछ बार बजा। इसके बाद आर्यन ने बचे हुए पॉइंट्स देखे और चुपके से जीभ चटकाई, कमबख्त, मैंने एक बार में लगभग 2 करोड़ पॉइंट्स खर्च कर दिए। एक काल ऊर्जा पिल की कीमत 1,30,000 पॉइंट्स हैं। पैसे पानी की तरह बह रहे हैं। आर्यन ने जल्दी से 5 हील पिल्स खा लीं। उसके शरीर की चोटें थोड़ी नियंत्रित हुई लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं हुई। फिर आर्यन पहाड़ी की ओर चला। सूरमास अभी भी वहाँ था। सूरमास, आर्यन ने चिल्लाया। एक झाड़ी में सूरमास का शरीर हल्का सा हिला और फिर उसने बहुत मुश्किल से जवाब दिया, बॉस मैं यहाँ हूँ। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी। उसकी सांसें जैसे रेशम की तरह थीं। आर्यन का दिल सिकुड़ गया। अभी के उस लड़के को याद करते हुए अगर वो उस पर हाथ उठा सकता था तो जाहिर है कि वह सूरमास पर भी हाथ उठा सकता था। उसके दिल में गुस्सा और तेज हो गया। आर्यन तेजी से दौड़ा। सूरमास को देखकर, जिसका पूरा शरीर चोटों से भरा था, उसकी बाहों की हड्डियां टूटी हुई थीं और मुड़ी हुई थी। भयानक सफ़ेद हड्डियां उसकी त्वचा को चीरकर बाहर निकल रही थीं और ज़मीन पर खून बह रहा था। ये दृश्य दिल दहला देने वाला था। आर्यन ने अपनी मुट्ठियां जोर से भींची। उसकी हड्डियां चटक रही थीं और उसने दिल में कहा, बस इंतज़ार कर, अगर मैं तुझ कुत्ते को मार नहीं सका तो मैं तेरा नाम रख लूँगा। वो वाकई गुस्से में था क्योंकि सूरमास की चोटें बहुत दयनीय थीं। इसके बाद आर्यन ने पहले कुछ हील पिल्स उसके मुंह में डाली, फिर उसकी बांह पर निकली सफ़ेद हड्डियों को देखा और हल्के से कहा, सूरमास बर्दाश्त कर। आर्यन ने अचानक ताकत लगाई, खींचा और धकेल दिया। सूरमास का शरीर दर्द से उछल पड़ा। उसकी आंखें जैसे बाहर निकलने वाली थीं और उसका पूरा शरीर पसीने से तर हो गया। दर्द भरी चीख के बाद उसने पूरी ताकत से कहा, बॉस मुझे माफ़ कर दो, मैं उनकी हिफाजत नहीं कर पाया। आर्यन ने हल्के से कहा, सूरमास क्या तू बदला लेना चाहता है? सूरमास कांप उठा और उसने जोर से सिर हिलाया, हाँ मैं अभी उनके अंडे फोड़ देना चाहता हूँ। ठीक है। दूसरी ओर, बड़े भाई मिस लायबा मरने वाली है। उसका मुरझाना बहुत गंभीर हो गया है। उसकी जीवन शक्ति तेजी से कमज़ोर हो रही है, यहाँ तक कि उसका दिमाग और चेतना सागर भी सिकुड़ने लगा है। रास्ते में लायबा को 4 पिल खिलाई गई थी लेकिन वे केवल उसके मुरझाने की गति को धीमा कर सकती थीं। अब जब पिल्स का असर खत्म हो गया था, लायबा की मुरझाने की गति तेज हो गई थी। अगर स्वर्गीय नियति पिल नहीं मिली। याश्वी ने बर्फीली आंखों वाले लड़के की ओर देखा और बोली, भाई वेश, केवल आप ही स्वर्गीय नियति पिल को रिफाइन करना जानते हैं। क्या आपके पास कोई और रास्ता नहीं है?
इवेश की नज़रें सख्त हो गईं और उसने ठंडे लहजे में कहा, क्या तुम्हें लगता है कि स्वर्गीय नियति पिल ऐसी चीज़ है जिसे जब चाहो तो रिफाइन कर लो? क्या तुम्हें लगता है कि कोई दूसरी पिल स्वर्गीय नियति पिल की जगह ले सकती है? ये तू ही है याशवी। अगर तू उस वक्त मिस लायबा को रोक लेती तो ऐसा कुछ नहीं होता। तुझे अच्छे से पता है कि स्वर्गीय नियति पिल कितनी ज़रूरी है, फिर तूने उसे एक नीच गुलाम को क्यों देने दिया? याशवी ने सिर झुका लिया और एक शब्द भी नहीं बोली। उसने वाकई उसकी अच्छे से देखभाल नहीं की थी, पर ऐसा नहीं था कि उस वक्त उसने रोकने की कोशिश नहीं की थी, बस वो उसे रोक नहीं पाई थी। बड़े भाई, मिस लायबा की जीवन शक्ति और कमज़ोर हो रही है। अगर स्वर्गीय नियति पिल नहीं मिली, एक दूसरा लड़का जिसका नाम अयन था ने चिंतित होकर कहा। उस पल वास्तव में इवेश के पास कोई और रास्ता नहीं था। वो स्वर्गीय नियति पिल को रिफाइन करना जानता था, लेकिन सफलता की दर 10% से भी कम थी। स्वर्गीय नियति पिल को रिफाइन करने के लिए जरूरी जड़ी बूटियां बेहद कीमती थीं और धवलकुल भी उन्हें वहन नहीं कर सकता था। स्वर्गीय नियति पिल के लिए कई लोग उनसे नाराज थे। अगर उसका मास्टर ना होता तो लायबा कब की मर चुकी होती। तभी द्रवित नाम के लड़के ने कहा, मेरे पास एक स्वर्गीय नियति पिल है। यह उस गुलाम ने। इवेश की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने द्रवित को घूरते हुए कहा, बस बहुत हुआ। द्रवित का चेहरा थोड़ा बदल गया और कहा, बड़े भाई, हमारे पास अब कोई और रास्ता नहीं है, क्यों ना इसे आजमाएं? अगर यह काम कर गया तो क्या अब तू एक गुलाम की बातों पर यकीन करेगा? इवेश ने आंखें दिखाते हुए गुस्से में कहा, गुलाम क्या होते हैं? वे इस दुनिया की सबसे नीच और घृणित चीजें हैं। वे बस उस कचरे की तरह हैं जिन्हें कुलीन लोगों के मनोरंजन के लिए पाला जाता है। बाकी दो लोग हैरान थे और बोले, कौन सा गुलाम? कौन सी स्वर्गीय नियति पिल? तुम दोनों क्या बात कर रहे हो? याशवी का दिल कांप उठा और उसने धीरे से कहा, क्या वाकई उसने स्वर्गीय नियति पिल हासिल कर ली थी? द्रवित ने कहा, बड़े भाई, मैं जानता हूं कि तुम क्या कह रहे हो। गुलामों की बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। एक बार आजमाने में क्या जाता है, शायद ये काम कर जाए। हम मिस लायबा को यूं ही मरते तो नहीं देख सकते ना। अयन ने भी कहा, भाई वो सही कह रहा है, हमें हर संभव कोशिश करनी चाहिए। द्रवित ने कहा, बड़े भाई, अगर हमने उसे नहीं बचाया तो मिस लायबा वाकई। उसी पल याशवी ने कहा, भाई इवेश, जल्दी से मिस को वो गोली दे दो, मैं आपसे विनती करती हूँ। पता नहीं क्यों अनायास ही याशवी को भी आर्यन पर यकीन हो गया। वो जैसे समंदर में एक तिनके की तरह थी और उसने उसे कसकर पकड़ लिया। इवेश की आंखें सख्त हो गईं। वाकई उसके पास उस वक्त कोई और रास्ता नहीं था। जब लायबा नहीं थी तब वो गहन ट्रेनिंग में था और उसने स्वर्गीय नियति पिल रिफाइन नहीं की थी, और यह पिल ऐसी नहीं थी जिसे आसानी से रिफाइन किया जा सके। याशवी ने लायबा को उठाने में मदद की। द्रवित ने इवेश की ओर देखा, फिर आगे बढ़ा और पिल निकाली। उसने ध्यान से उसे लायबा के मुंह में डाला और उसकी पीठ पर एक ऊर्जा की लहर धीरे धीरे उत्प्रेरित की। पिल की शक्ति धीरे धीरे फैलने लगी। इसके बाद एक चमत्कारी दृश्य हुआ। लायबा का रंग तेजी से ठीक होने लगा, उसके शरीर में जीवन शक्ति तेजी से लौट आई, उसके चेहरे की झुर्रियां गायब हो गईं और उसके सफ़ेद बाल धीरे धीरे काले होने लगे। सब कुछ एक चमत्कार की तरह था। सब लोग हक्के बक्के रह गए। ये वाकई काम कर रही है, वाकई काम कर रही है। ये सचमुच स्वर्गीय नियति पिल है। इसका असर तो पहले ली गई स्वर्गीय नियति पिल से भी तेज है। यह अविश्वसनीय है। क्या ये वाकई एक गुलाम के हाथों से आई थी? सब लोग हैरान थे। केवल इवेश का चेहरा कुछ हद तक बदसूरत था। जंगल के उस दृश्य को याद करते हुए उसने कई पिल्स कुचल दी थीं। क्या वे सभी स्वर्गीय नियति पिल्स थीं? इवेश ने मन ही मन सोचा, नामुमकिन, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। एक मामूली गुलाम के पास स्वर्गीय नियति पिल कैसे हो सकती है? वो तो बस एक नीच गुलाम है। लेकिन चाहे वो यकीन ना करे, लायबा का ठीक होना इसका सबसे बड़ा सबूत था। उसी पल अयन ने ठंडे लहजे में कहा, क्या ये पिल वाकई एक गुलाम ने दी थी? वो द्रवित को घूर रहा था। द्रवित थोड़ा हक्का बक्का रह गया। हाँ, अयन ने तुरंत कहा, ये क्या बात हुई? ये तो साफ साफ वही स्वर्गीय नियति पिल है जो बड़े भाई ने तुम्हारे पास रखी थी। मैंने देखा था, तू भूल तो नहीं गया? बिल्कुल, मुझे भी याद है। द्रवित, तू वाकई भुलक्कड़ है। विवन भी द्रवित को आंखें तरेर कर देख रहा था। द्रवित को बात थोड़ी देर बाद समझ आए और उसने कहा, हाँ, मैं गलत समझ गया। ये स्वर्गीय नियति पिल बड़े भाई ने मेरे पास रखी थी, मैं भूल गया था। गुलाम की पिल? क्या एक गुलाम के पास पिल कैसे हो सकती है? इतनी शानदार पिल? द्रवित हंसा। अयन ने याशवी को ठंडी नजरों से देखा और बोला, जब मिस लायबा जागेगी तुझे पता है कि क्या कहना है। याशवी कोई बेवकूफ़ नहीं थी, वह दिल ही दिल में समझ गई। लेकिन लायबा के लिए उसने सहमति जताई और बोली, याशवी जानती है कि ये पिल आपने रिफाइन की थी बड़े भाई। इवेश ने हल्के से मुस्कुराया और बोला, तू वाकई बहुत समझदार है। समझदार लोग लंबे समय तक जीते हैं। फिर अचानक उसकी आंखें ठंडी हो गई। इसके बारे में कोई एक शब्द भी नहीं बोलेगा, वरना। उसकी आंखों में खूनी इरादा चमका।
याश्वी ने मन ही मन सोचा, मिस मुझे माफ़ करना, मैं ये तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ। वो बस एक गुलाम है और इस दुनिया में गुलाम बेकार हैं। तुम्हारा अब उससे कोई रिश्ता नहीं हो सकता। लायबा का रुतबा ऊंचा था, आर्यन का रुतबा नीच था। याश्वी के दिल में भले ही आर्यन ने लायबा को बचाया था, लेकिन अब उनके बीच कोई रिश्ता नहीं हो सकता था, क्योंकि आर्यन के पास इसके लिए योग्यता नहीं थी। उसके पास किसी भी कुल में प्रवेश करने की योग्यता भी नहीं थी। धवल कुल को बचाने की तो बात ही छोड़ो, एक गुलाम धवल कुल को कैसे बचा सकता था? कौन यकीन करेगा? ये तो बस एक मजाक था। 3 दिन बाद आर्यन की एचपी पूरी भर चुकी थी, उसकी काल ऊर्जा भी पूरी थी और उसकी सहनशक्ति भी पूरी थी। सूरमास भी ऐसा ही था। उसका ताकतवर शरीर बैल की तरह था जो तेजी से ठीक हो गया था। सूरमास ने काफी देर तक बुदबुदाया, फिर पूछा, बॉस क्या वो दोनों सच में लड़कियां थी? वो इस सवाल के बारे में सोच रहा था। ये सवाल उसे कई दिनों से परेशान कर रहा था। आर्यन हंसा, अगली बार मिलने पर तुझे पता चल जाएगा। कुछ घंटों बाद आर्यन और सूरमास नागकुट पर्वत श्रृंखला के तल पर खड़े थे, उस विशाल पर्वतमाला को निहारते हुए। ये पर्वत श्रृंखला किसी प्राचीन विशालकाय नाग की तरह थी जो लाखों किलोमीटर के दायरे में फैली हुई थी। इसकी चोटियां बादलों को चीरती हुई किसी भयावह राक्षस की रीढ़ की तरह प्रतीत होती थीं। नागकुट पर्वत श्रृंखला इतनी विशाल थी कि धरती पर पूरा अमृतद्वीप इसके दायरे में समा सकता था। इसकी लंबाई इतनी थी कि अमृतद्वीप से दक्षिणी तरंग महाद्वीप तक 2 चक्कर लगाने पर भी ये खत्म ना होती। लेकिन इसके इतना विशालकाय होने के बावजूद ये डार्क वर्ल्ड का बस एक कोना था। धवलकुल इस पर्वत श्रृंखला के ठीक केंद्र में बसा था और धवलकुल के अंतर्गत आने वाले सभी 20 शहर इस पर्वत श्रृंखला के इर्द गिर्द बिखरे थे, मगर इनमें से किसी भी शहर से धवलकुल तक पहुंचने में महीनों लग जाते थे, वो भी तब जब रास्ते में कोई खतरा ना आए। निश्चित रूप से ये दूरी कम हो सकती थी बशर्ते आप एक उच्च स्तरीय योद्धा हो या आपके पास शक्तिशाली उड़न बीस्ट हो। फिर भी कुछ दिन तो लग ही जाते, और यह सब इतना सरल नहीं था। धवलकुल नागपीक पर स्थित था जो इतनी ऊंची थी कि ना तो उड़न बीस्ट वहां पहुंच सकते थे, ना ही उच्च स्तरीय योद्धा। नागकुट पर्वत श्रृंखला खतरनाक पहाड़ों, दलदलों और अनगिनत क्रूर जंगली बीस्टों से भरी थी। यहाँ तक कि सर्वोच्च योद्धा के लिए भी इसे पार करना असंभव सा था। फिर भी योद्धाओं का संकल्प अटल था। लाखों किलोमीटर के इस विशाल क्षेत्र में मौजूद हर योद्धा धवलकुल में प्रवेश करना चाहता था, क्योंकि केवल धवलकुल में प्रवेश करके ही वे मार्शल पथ पर और आगे बढ़ सकते थे, नई शिक्षाएं प्राप्त कर सकते थे और अधिक संसाधन हासिल कर सकते थे। कुछ समय बाद सूरमास दौड़ता हाँफता हुआ गहरे जंगल से बाहर निकला और जोर से चिल्लाया, बॉस बॉस, वो आ रहा है, वो आ रहा है, वो मेरे पीछे ही है। उसके शब्द पूरे होने से पहले ही जैसे ही सूरमास जंगल से बाहर कूदा, कुछ क्रूर बीस्ट बाहर निकल आए। उसी पल आर्यन ने एक कदम आगे बढ़ाया, तूफानी पैर तकनीक। उसके पैरों से शक्ति फट पड़ी और उसने एक बीस्ट के सिर पर जोरदार लात मारी। बीस्ट अचानक से हुए इस हमले को संभाल नहीं सका और तुरंत उछलकर जमीन पर गिर पड़ा। आर्यन का शरीर नीचे उतरा और उसकी मुट्ठियां हिली, भेड़िया किंग के लोहा मुख के। डिंग, बधाई हो आर्यन, 2 सितारा बीस्ट को मारने पर 1100 XP पॉइंट्स, 80 काल ऊर्जा पॉइंट्स और 1 काल मूल्य प्राप्त हुआ। उसी पल कुछ और गुस्से भरी गर्जनाओं के साथ 3 बीस्ट एक साथ बाहर निकले और सभी आर्यन की ओर झपटे। वो बेहद गुस्से में थे, जैसे आर्यन उनके बाप का हत्यारा हो। आर्यन कुछ कदम पीछे हटा और बुदबुदाया, ये बीस्ट सभी पागलपन की अवस्था में क्यों हैं? सूरमास, मैंने तुझे बीस्ट को ललकारने को कहा था, तूने ये क्या किया? ये बीस्ट बहुत अजीब थे, सबके पास पूरी एचपी थी, फिर भी वे पागलपन की अवस्था में थे। सूरमास हाँफते हुए बोला और अपने हाथ में खून से सनी छड़ी को देखते हुए कहा, बॉस, तूने नहीं कहा था कि अगर वो ना आए तो उनके अंडे फोड़ दूं? मैं गया और मैंने उनके अंडों में छड़ी मार दी। आर्यन ने सूरमास को देखा और अवाक रह गया, वाह, तू तो बहुत आज्ञाकारी है। बोलते हुए आर्यन का दायां हाथ हिला और सृष्टिनाश दंड उसके हाथ में प्रकट हुआ। फिर उसने उसे जोर से लहराते हुए हमला किया। एक बीस्ट सीधे टुकड़े टुकड़े हो गया। दंड को वापस खींचते हुए आर्यन ने उसे जमीन पर टिका दिया और ऊंचा उछला। तूफानी पैर तकनीक, वो भारी हमले के साथ नीचे उतरा। जमीन पर उतरते ही उसने सृष्टिनाश दंड को पकड़ा और फिर से लहराया। बचे हुए 2 बीस्ट उछलकर एक विशाल पेड़ से टकराए और धीमी गर्जनाएं निकालीं। उनके सिर के ऊपर का एचपी बार तुरंत खाली हो गया और वे मारे गए। डिंग डिंग, सिस्टम लगातार 2 बार बजा। आर्यन ने अमर मूल्य पर नजर डाली, हल्के से सांस छोड़ी और बोला, ये पहले से ही 800 पॉइंट्स हो चुके हैं, बस 200 पॉइंट्स और चाहिए। पिछले 10 दिन में 800 बीस्ट को मारने के बाद आर्यन कंटारा के 7वें लेवल पर पहुंच गया था। 10 दिन में एक लेवल सामान्य योद्धाओं के लिए यह उड़ान थी, लेकिन आर्यन फिर भी संतुष्ट नहीं था। इस तरह की गति धवलकुल में प्रवेश दिलाने के लिए काफी नहीं थी। उस लड़के को हराना नामुमकिन था। आर्यन ने मन ही मन बुदबुदाया, मुझे अपनी गति और बढ़ानी होगी। इसके बाद आर्यन ने शॉप सिस्टम खोला और फिर से देखा, यहाँ सब कुछ है लेकिन डबल XP कार्ड नहीं है। सिस्टम, तू सच में बहुत बड़ा चालबाज है।
सूरमास ने कहा, बॉस क्या और बीस्ट को ललकारना है? ज़रूरत नहीं, ये बहुत धीमा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो 5 साल बाद भी उस लड़के के जितना शक्तिशाली नहीं हो पाएगा। आर्यन ने खुद में बुदबुदाया, मैं पूरी ताकत लगा दूंगा, बस मुझे एक्सपी पॉइंट्स ही तो इकट्ठे करने हैं, बस काल मूल्य को ही सक्रिय करना है ना। मैं पूरी ताकत लगा दूंगा। आर्यन ने सिर उठाया और एक काल ऊर्जा पिल निगल ली। काल ऊर्जा तेजी से बढ़ी और वो सृष्टिनाश दंड को लिए हुए अंधेरे जंगल में दौड़ पड़ा। जंगल की गहराई से हिंसक गड़गड़ाहट की आवाजें गूंज रही थीं, मानो प्रकृति खुद क्रोध में चीख रही हो। बीस्टों की चीखें और लगातार होने वाले धमाकों ने हवा को भयावह बना दिया था। सृष्टिनाश दंड अपने पूरे वैभव के साथ आर्यन के हाथों में नाच रहा था। प्रत्येक वार के साथ दर्जनों एक सितारा बीस्ट धूल में मिल रहे थे। वो अजेय था, एक ऐसी शक्ति जो जंगल के हर बीस्ट को भयभीत कर रही थी। डिंग डिंग डिंग, सिस्टम की सूचनाएं लगातार बज रही थीं। एक्सपी पॉइंट्स आसमान छू रहे थे और काल मूल्य भी उसी गति से बढ़ रहे थे। लेकिन सृष्टिनाश दंड के निरंतर उपयोग ने उसकी काल ऊर्जा को तेजी से सोख लिया था। मर, आर्यन ने गर्जना की और उसका दंड एक 2 सितारा बीस्ट पर भयंकर हमले के साथ उतरा। हवा में खून और धूल का बादल उठा और सिस्टम ने एक बार फिर शुकुंदायक सूचना दी। आधा महीना बीत चुका था। इस दौरान आर्यन कंतारा के 9वें लेवल तक पहुंच गया था। उसके एक्सपी पॉइंट्स 90% तक भर चुके थे और वह अगले स्तर पर ब्रेक थ्रू करने से केवल 10 पॉइंट्स दूर था। इस पूरे समय सृष्टिनाश दंड उसके हाथों से एक पल के लिए भी नहीं छूटा था। उसे लगातार काल ऊर्जा भरने के लिए पिल खानी पड़ रही थी, क्योंकि यही एकमात्र तरीका था जिससे वह अपनी लेवलिंग गति को बढ़ा सकता था। साथ ही आर्यन सृष्टिनाश दंड के रहस्यों को खोजने में भी जुटा था। ये दंड कोई साधारण अस्त्र नहीं था, यह मुख्य ओमनिवर्स अस्त्र ड्रैगन ताबूत का दूसरा चरण था। इसकी शक्ति केवल घुमाने तक सीमित नहीं थी, इसमें कुछ और था, कुछ गहरा जिसे आर्यन ने अभी तक नहीं समझा था। ये कैसी शक्ति है? आर्यन ने मन ही मन बुदबुदाया, सृष्टिनाश दंड को अपने हाथों में घुमाते हुए। तू कौन से निष्क्रिय कौशल छुपा रहा है? उसने दंड के गुणों को बार बार जांचा, लेकिन हर बार सिस्टम ने रहस्यमयी चुप्पी साध ली। कोई विवरण, कोई संकेत नहीं। पहला चरण ओमनिवर्स तो ब्रह्मांड के किसी भी कोने में लक्ष्य को भस्म कर सकती थी, लेकिन दूसरा चरण सृष्टिनाश दंड क्या छुपा रहा था? इसकी शक्ति का असली स्वरूप क्या था? सिस्टम, आर्यन ने हताशा में पूछा, क्या तू एक संकेत भी नहीं दे सकता? सिस्टम ने जवाब नहीं दिया। इसके अपने सिद्धांत थे, जो नहीं बताया जा सकता वह नहीं बताया जाएगा। ठीक है, मत बता। आर्यन ने एक गहरी उदास सांस छोड़ी। इस समय उसके काल मूल्य 3000 पॉइंट्स तक पहुंच चुके थे। काल मूल्य के मानकों के अनुसार वह अब लेवल 3 के काल मूल्य को सक्रिय करने की स्थिति में था। क्या मुझे अभी इसे इस्तेमाल करना चाहिए? लेवल 3 का काल मूल्य निश्चित रूप से कुछ असाधारण देगा। आर्यन के दिल में थोड़ा उत्साह था। तभी सूरमास आर्यन के सामने आया और बोला, बॉस, तुम आखिर कौन सी साधना कर रहे हो? 1 महीने से भी कम समय में तुमने 2 स्तर पार कर लिए। मैं तो 1 स्तर की चौखट तक नहीं पहुंच पाया। उसने गहरी सांस ली और आगे बोला, दामुश शहर में तुमसे मिले अभी 1 महीना ही हुआ है। तब तुम पहले स्तर के कंतारा थे और अब 9वें स्तर पर। यह कैसे संभव है? सूरमास की आवाज में उदासी थी। उसने इस दौरान अपनी पूरी ताकत से साधना की थी, लेकिन उसका शरीर जैसे रास्ता ही नहीं दे रहा था। उसे साधना का कोई ज्ञान नहीं था और उसकी प्रगति रुकी हुई थी। आर्यन को दिन ब दिन शक्तिशाली होते देख वो घबरा रहा था। वो भी शक्तिशाली बनना चाहता था, लेकिन उसकी साधारण योग्यता और सामान्य ब्लडलाइन उसके रास्ते में सबसे बड़ी बाधा थी। सूरमास का शरीर कचरा था, जैसा कि मार्शल योद्धाओं की दुनिया में कहा जाता था। ऐसे शरीर के साथ शक्तिशाली योद्धा बनना लगभग असंभव था। उनके लिए इस जन्म में कुछ हासिल करना एक दूर का सपना था। आर्यन ये सब समझता था, लेकिन चूंकि वह उसका अनुयायी था और उसे बॉस कहता था, तो वो निश्चित रूप से उसकी देखभाल करेगा, क्योंकि यह डार्क वर्ल्ड में पहला शख्स था जो उसके लिए खड़ा हुआ था। उसने शमशेर से मिली लूट में से एक चमकता हुआ क्रिस्टल निकाला और बोला, पहले इस क्रिस्टल का इस्तेमाल कर। ये तेरी शक्तियों को 1 या 2 लेवल से बढ़ा सकता है। एक बार जब तू क्रिस्टल की सारी ऊर्जा सोख लेगा तो मैं कोई और रास्ता सोचूंगा। किसी के शरीर को बदलने का केवल एक ही रास्ता था, प्रतिभाशाली ब्लडलाइन। लेकिन यह एक ऐसी चीज थी जो जन्मजात होती थी, जो खून में होती थी। कुछ लोगों में यह होती थी, कुछ में नहीं। कुछ लोग इसे जागृत कर सकते थे तो कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करते थे, लेकिन यह बेकार था। जन्मजात होने के अलावा एक और प्रकार था, बीस्ट ब्लडलाइन। सामान्य बीस्ट में भी ब्लडलाइन होती थी, लेकिन इस तरह की ब्लडलाइन को फ्यूज नहीं किया जा सकता था। केवल ब्लडलाइन बीस्ट ही मनुष्यों के साथ फ्यूज होने के लिए उपयुक्त थे। उनके शरीर में ब्लडलाइन क्रिस्टल कोर होते थे। एक बार इन्हें हासिल कर लिया जाए तो जिनमें प्रतिभाशाली ब्लडलाइन नहीं होती वे इसके साथ फ्यूज हो सकते थे और वे अपने शरीर की ब्लडलाइन को बदल भी सकते थे। लेकिन इसके लिए शरीर का उस ब्लडलाइन के साथ पूरी तरह संगत होना जरूरी था, वरना यह बेकार होता।
आर्यन के लिए ब्लड लाइन हासिल करने के कई तरीके थे, बीस्ट या इंसानों को मारकर, काल मूल्य के जरिए, या शॉप सिस्टम से खरीद कर। ये सभी ब्लड लाइन हासिल करने के लिए संभव थे और उसकी अपनी ब्लड लाइन थी, कर्सड ब्लड लाइन, जो हर ब्लड लाइन को निगल सकती थी। यहाँ तक कि ये किसी औरत के साथ शारीरिक संबंध बनाने पर भी ब्लड लाइन को अवशोषित कर सकती थी। इसे पूर्वज रुद्रदेव ने केवल आर्यन के लिए खास तौर पर बनाया था। लेकिन आर्यन सूरमास के बारे में सोच रहा था, वो किस तरह की ब्लड लाइन के साथ संगत हो सकता है। ब्लड लाइन का उसके शरीर के साथ पूरी तरह संगत होना जरूरी था ताकि ब्लड लाइन की सबसे ताकतवर शक्ति को उजागर किया जा सके। सूरमास क्रिस्टल को पकड़े हुए था, उसका पूरा शरीर अवाक था, उसका दिल उलझन में था। उसने और कुछ नहीं सोचा और उत्साहित होकर बोला, बॉस ये तो स्टार क्रिस्टल है, ये बहुत कीमती है। बॉस क्या तुम वाकई इसे मुझे देना चाहता हो? बॉस ये स्टार क्रिस्टल है। तुम? आर्यन ने हल्के से मुस्कुराया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता उसकी भौहें अचानक सिकुड़ गईं। उसने सूरमास का हाथ पकड़ा और एक ही छलांग में 4 मीटर ऊंचे पेड़ की घनी पत्तियों में छिप गया। उसने सूरमास को चुप रहने का इशारा किया और फुसफुसाया, चुप रह। उसी पल जंगल की गहराई से एक ठहाका गूंजा। हा, बूढ़े तू भाग नहीं पाएगा। शक्तियों के टकराने की आवाजें हवा में गूंज रही थीं और ये शक्तियां इतनी खतरनाक थीं कि आर्यन की वर्तमान ताकत उनके सामने नगण्य थी। उसने तुरंत अपनी आभा को दबा लिया और सूरमास ने भी अपनी सांस रोक ली। कुछ ही सेकंड बाद जंगल की घनी झाड़ियों से एक छाया उछली। वह एक चट्टान से टकराई, जिससे चट्टान चूर चूर हो गई। छाया का शरीर जमीन पर लुढ़क गया और खून की एक धारा उसके मुंह से बह निकली। तुरंत बाद एक और साया प्रकट हुआ। यह एक अधेड़ उम्र का आदमी था। उसने जमीन पर पड़े बूढ़े व्यक्ति के सीने पर पैर रखा और एक क्रूर मुस्कान के साथ कहा, विशांत तेरी भलाई इसी में है कि चुपचाप वो चीज मुझे दे दे। जैसे ही दोनों साए प्रकट हुए, आर्यन की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसका चेहरा सख्त हो गया। किंग, बूढ़े आदमी के सीने पर पैर रखने वाला अधेड़ उम्र का शख्स चमचमाती बैंगनी रोशनी से चमक रहा था। यह अब तक का सबसे ताकतवर किंग था जिसे आर्यन ने डार्क वर्ल्ड में देखा था। उसकी उपस्थिति ही हवा को भारी बना रही थी। उसे मार दो। आर्यन के दिमाग में यह विचार बिजली की तरह कौंधा। उसके पास पूरे 3000 काल मूल्य पॉइंट्स थे, जिसका मतलब था कि वो लेवल 3 का काल मूल्य सक्रिय कर सकता था। और अगर वो इस किंग को मार दे तो लूट में मिलने वाली चीजें कितनी जबरदस्त हो सकती थीं। इस विचार ने उसे उत्साहित कर दिया। सामान्य बीस्ट पर अमर मूल्य का प्रभाव किंग पर होने वाले प्रभाव का 1% से भी कम था। अगर लूट करनी है तो जाहिर है कि किंग से लूटो। इस तरह लूट से मिलने वाली चीजें ज्यादा शक्तिशाली होंगी। विशांत ने खून की एक मुट्ठी उगली और कमजोर स्वर में बोला, इंद्रजित धवलकुल के गद्दार, मैं इसे तुझे मरने के बाद भी नहीं दूंगा। हा, मैं गद्दार हूँ। इंद्रजित ने ठहाका लगाया। मैं एक समझदार इंसान हूँ। तेरे सिर और उस चीज के साथ मैं हेल गेट को अपनी निष्ठा दिखाकर उसमें शामिल हो सकता हूँ। धवलकुल जल्द ही खत्म होने वाला है। मुझे अपने भविष्य के बारे में सोचना होगा। विशांत, तुझे अच्छे से पता है कि हेल ऑर्डर का मतलब क्या है ना? इंद्रजित ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा। हेल ऑर्डर, इसे नर्क का आदेश भी कहा जाता था। यह आदेश नर्क का प्रतीक था। ये मृत्यु का प्रतीक था। मृत्यु को कोई नहीं रोक सकता था, यहाँ तक कि 10 लाख मील के दायरे में अधिपति धवलकुल भी नहीं। विशांत की आंखें सख्त हो गईं। वो जानता था कि हेल ऑर्डर का मतलब क्या है। उसने उस चीज को धवलकुल के लिए ढूंढा था ताकि वह उस मुसीबत से बच सके। उसने कहा, इंद्रजित, इस चीज के साथ धवलकुल शायद उस मुसीबत से बच सकता है। तू भी धवलकुल का एल्डर है, क्या तू सचमुच इसे नष्ट होते देखना चाहता है? इंद्रजित ने फिर से ठंडी हंसी हंसी। तो क्या अगर मेरा दिल नहीं मानता? हेल गेट के निशाने पर आने के बाद कोई नहीं बच सकता। एल्डर विशांत, वो चीज मुझे चुपचाप सौंप दे। मैं तुझे एक तेज मौत दूंगा। अगर तू अपने लिए नहीं सोचता तो आकाश और धरती तुझे नष्ट कर देंगे। बस इस चीज के साथ इंद्रजित इस मुसीबत से बच सकता था। विशांत के मुंह से और खून निकला। उसका चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन उसने दृढ़ता से कहा, मर जाऊंगा तब भी इसे तुझे नहीं दूंगा। इंद्रजित ने उसे घूरा और ठंडी हंसी हंसी। तू सच में एक जिद्दी बूढ़ा है। क्या तुझे लगता है कि तू नहीं देगा तो मुझे वो चीज नहीं मिलेगी? तू बहुत ज्यादा सोचता है। तुझे अच्छे से पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। इंद्रजित की उंगलियां पंजों में बदल गईं और वो सीधे नीचे पड़े विशांत की ओर झपटा। उसी पल विशांत के शरीर में शक्ति का एक अंतिम विस्फोट हुआ। उसने अपनी आखिरी ताकत से उंगली हिलाई और इंद्रजित की हथेली पर जोरदार हमला किया। धम! शक्ति का एक विस्फोट इंद्रजित के शरीर में घुस गया और मुट्ठी भर खून उगल दिया। उसका शरीर बुरी तरह घायल हो गया, लेकिन वो मरा नहीं। उसका चेहरा गुस्से से उबल उठा। उसने विशांत को घूरा और ठंडी हंसी के साथ कहा, बूढ़े जा अब मर। एक खतरनाक शक्ति विशांत की ओर बढ़ी। उसका दिल टूट गया और उसने गंभीरता से कहा, क्या सच में स्वर्ग चाहता है कि मेरा धवलकुल नष्ट हो जाए? उसी पल आर्यन की नजरें बिजली की तरह चमकीं। उसने सही मौके की तलाश कर ली थी। जब इंद्रजित का सारा ध्यान विशांत पर था, आर्यन ने अपनी शक्ति को उन्मुक्त किया।
उसने सृष्टिनाश दंड को दोनों हाथों से कसकर पकड़ा। दंड में एक भयानक भनभनाहट गूंजी जैसे कोई प्राचीन शक्ति जाग रही हो। जब इंद्रजित की हथेली वृषांक की ओर हमला करने वाली थी, आर्यन अचानक पेड़ की पत्तियों से बाहर निकला और उसने जोर से चिल्लाया, मेरे वार का मजा चख। सृष्टिनाश दंड की शक्ति अपने चरम पर थी। उसी पल आर्यन को लगा कि दंड के भीतर अचानक एक जोड़ी आंखें खुली, किसी भयानक प्राणी की आंखें। यह एहसास एक क्षणभंगुर था, लेकिन इसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। क्या ये कोई भ्रम था, या सृष्टिनाश दंड में वाकई कोई प्राणी छिपा था? क्या यही दंड की असली शक्तियां थी, ओमनिवर्स अस्त्र के दूसरे चरण का रहस्य? आर्यन के पास इन चीजों के बारे में सोचने का समय नहीं था। वो अभी जिस बारे में सोच रहा था वह था इंद्रजित को मारना। इंद्रजित की आंखों के कोने फड़के। उसने आर्यन को अपने पीछे महसूस कर लिया, लेकिन उसे गंभीरता से नहीं लिया। बस एक मामूली कंटारा लेवल का कचरा। उसने ठंडी हंसी हंसी, मुझ पर पीछे से हमला करने की हिम्मत? तूने खुद को कुछ ज्यादा ही समझ लिया। वो उसे हल्के में ले रहा था, क्योंकि आर्यन की शक्ति उसके लिए बिल्कुल खतरा नहीं थी। उसी पल वृषांक ने अपनी आखिरी ताकत से इंद्रजित को कसकर पकड़ लिया और उसे एक पल के लिए स्थिर कर दिया। इंद्रजित ने अपनी हथेली से हमला किया, लेकिन उसी वक्त आर्यन ने भी अपने दंड से हमला किया। सृष्टिनाश दंड में मौजूद आंखों की जोड़ी अचानक से लाल रोशनी में जल उठी। दंड का एक सिरा आग से लपटों में डूब गया और एक अजेय शक्ति के साथ यह इंद्रजित के सिर पर जोर से टकराया। एक कर्णभेदी भनभनाहट जंगल में गूंजी। इंद्रजित के सिर के ऊपर का HP बार पल में खाली हो गया। उसका शरीर हवा में उछला और जमीन पर निढाल गिर पड़ा, बिना किसी हलचल के। सिस्टम की बीप बजी। आर्यन ने हाँफते हुए कहा, लेवल 3 काल मूल्य सक्रिय करो। 3000 काल मूल्य सक्रिय हुए और सिस्टम की आवाज गूंजी। डिंग, बधाई हो आर्यन, तुमने धवलकुल के एल्डर इंद्रजित को मारकर 100,000 XP पॉइंट, 7900 काल ऊर्जा पॉइंट्स और 10 काल मूल्य प्राप्त किए। बधाई हो आर्यन, परम सॉल पिल प्राप्त हुई। बधाई हो आर्यन, थंडर पॉम्प तकनीक प्राप्त हुई। क्या आप इसे सीखना चाहते हैं? बधाई हो आर्यन, वज्र आर्मर प्राप्त हुआ। बधाई हो आर्यन, समुद्र आकाश नक्शा प्राप्त हुआ। सिस्टम की आवाज लगातार गूंज रही थी। एक किंग ही होता है, लूट दर अलग होती है। और काल मूल्य के साथ उसने और भी चीजें गिराए, लेकिन चाहे कोई भी चीज गिरी, आर्यन को इनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। भले ही चीजें बहुत अच्छी थीं, उसने उन्हें दूसरी नजर से भी नहीं देखा। उसका सारा ध्यान काल मूल्य के विशेष इनाम पर था। डिंग, बधाई हो आर्यन, आपने तीसरे लेवल का काल मूल्य सक्रिय किया और एक विशेष वस्तु प्राप्त की है। कृपया निम्न में से एक चुनें, नारंगी डिब्बा, मिथकीय डिब्बा, क्रम डिब्बा, अज्ञात डिब्बा। आर्यन के दिमाग में विकल्पों की एक सूची प्रकट हुई। मैंने पहले अज्ञात डिब्बा चुन लिया, मिथकीय डिब्बा भी चुन लिया, तो अब आर्यन ने आधे सेकंड के लिए सोचा और हिचकिचाया। क्रम डिब्बा आजमाता हूँ। क्रम डिब्बे को खोलो। डिंग, बधाई हो आर्यन, मिथकीय डिब्बा खोलने पर आपको महिषासुर ब्लडलाइन प्राप्त हुई। क्या आप इसे फ्यूज करना चाहेंगे? हो, मुझे ब्लडलाइन मिल गई। आर्यन हैरान रह गया। उसने महिषासुर ब्लडलाइन के गुणों को देखा और उसकी आंखें चमक उठी। तेरी तो ये तो इस ब्लडलाइन की शक्ति है, ये तो स्वर्ग को चुनौती देने वाली है। मैं अपनी ब्लडलाइन बदलना चाहता हूँ। प्राचीन ब्लडलाइन, दिव्य ब्लडलाइन, बीस्ट ब्लडलाइन, इन सब की तुलना में महिषासुर ब्लडलाइन पूरी तरह से अलग थी, बिल्कुल बेमेल, मानो ये किसी दूसरी दुनिया से आई हो। इसके अलावा आर्यन ने कभी नहीं सोचा था कि क्रम डिब्बे से ब्लडलाइन मिलेगी। डिंग, सिस्टम सूचना, महिषासुर ब्लडलाइन और आपके शरीर के बीच संगतता 30% है। क्या आप इसे अपनी वर्तमान ब्लडलाइन से बदलना चाहेंगे? डिंग, सिस्टम सूचना, बदलना असंभव। मैं आर्यन अवाक रह गया। उसके बस मजाक में कहा था, वो वास्तव में ऐसा नहीं करना चाहता था। लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि महिषासुर ब्लडलाइन के गुणों को देखकर उसका मन ललचा गया था। यहाँ तक कि 30% संगतता के साथ भी अगर ये सफल हो गई तो आर्यन महिषासुर ब्लडलाइन की पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर पाता। अगर वह इसे फ्यूज करता तो ये केवल एक बेकार ब्लडलाइन बन जाती। ये बस एक खून की बूंद थी, लेकिन इसमें अपार शक्ति थी। थोड़ी देर बाद आर्यन ने शॉप सिस्टम खोला और मन ही मन सोचा, देखते हैं कि इसे कितने पॉइंट्स में बेच सकते हैं। लेकिन जैसे ही आर्यन ने इसकी जांच की, उसकी दोनों आंखें बाहर निकल आई। तेरी तो 38 करोड़ पॉइंट्स, ये तो बहुत ज्यादा डरावना है। अंताकांस तलवार एक हथियार है और फिर भी उसके बदले 10 करोड़ पॉइंट्स मिले। इस ब्लडलाइन की शक्ति वाकई बहुत खतरनाक होनी चाहिए। केवल वही चीज जो ज्यादा ताकतवर होती थी उतने ही ज्यादा पॉइंट्स में बदली जा सकती थी। 38 करोड़ पॉइंट्स, यह क्या अवधारणा थी? इसका एक ही मतलब निकलता था कि ये अंताकांस तलवार से भी कई गुना शक्तिशाली थी। इसके बारे में सोचना भी बेहद डरावना था। क्या आप इसे शॉप पॉइंट्स के लिए बदलना चाहेंगे? आर्यन ने अपने पास खड़े सूरमास के बारे में सोचा और तुरंत कहा, नहीं। सूरमास के शरीर में कोई प्रतिभाशाली ब्लडलाइन नहीं थी। उसकी योग्यता साधारण थी और यह कहा जा सकता था कि मार्शल पद पर वो अपनी पूरी जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पाएगा।
ज़्यादा से ज़्यादा उसका शारीरिक शरीर थोड़ा ताकतवर होगा। अगर वो पूरी ताकत से साधना करता तो वो ज़्यादा से कंतारा के 9वें लेवल तक पहुंच सकता था। नीलतारा तक पहुंचना उसके लिए मुश्किल था, लेकिन अगर उसके पास महिषासुर ब्लड लाइन हुई तो वो आसमान छू लेगा। हालांकि यहाँ एक बहुत ज़रूरी सवाल था संगतता। आर्यन के पास सिस्टम था, वो अपने बारे में जान सकता था कि उसकी और किसी ब्लड लाइन के बीच कितनी संगतता है, लेकिन सूरमास के पास ऐसा नहीं था। अगर महिषासुर ब्लड लाइन और सूरमास के बीच संगतता बहुत कम थी तो ब्लड लाइन उसकी मदद नहीं कर पाएगी बल्कि उसे नुकसान पहुंचाएगी। एक बार इतनी शक्तिशाली ब्लड लाइन उसके शरीर में फ्यूज हो गई और वो इसकी शक्ति को उजागर नहीं कर पाया तो ये उसके शरीर में एक उल्टी प्रतिक्रिया पैदा करेगी। इसके अलावा एक बार ऐसी उच्च स्तरीय ब्लड लाइन उसके शरीर में प्रवेश कर गई तो इसे बदलना मुश्किल होगा और यह अन्य ब्लड लाइनों को अस्वीकार करने का प्रभाव डालेगी। अभी कोई जल्दी नहीं है। आर्यन ने खुद को शांत किया और सूरमास को देखा जो पेड़ से नीचे कूदा था और अभी भी स्टार क्रिस्टल प्राप्त करने के उत्साह में था। वो बहुत आसानी से संतुष्ट होने वाला व्यक्ति था। वो एक साधारण स्टार क्रिस्टल से भी बेहद खुश था। अगर उच्च स्तरीय ब्लड लाइन के बारे में बात करें तो शायद वो दिल के दौरे से भी मर सकता था। सूरमास ने अपनी जिंदगी में इसके बारे में कभी नहीं सोचा था। जब आर्यन इस विचार में डूबा हुआ था तभी अचानक एक खून से सनी हथेली ने आर्यन को पकड़ लिया। सूरमास की आंखें हिली, उसकी प्रतिक्रिया आश्चर्यजनक रूप से तेज थी और उसने चिल्लाया, बॉस बचो। वो पल में उसके पास पहुंच गया और उस शख्स को एक पैर से जोरदार लात मारी। यह कोई और नहीं बल्कि वृषांत था। सूरमास की लात से वो दूर उड़ गया और उसका शरीर एक पेड़ से टकराया। वो पहले से ही बामुश्किल सांस ले रहा था लेकिन अब वो सांसें भी अटकने लगी थी। सूरमास ने वृषांत को घूरा और बोला, बूढ़े, तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे बॉस पर हमला करे, मैं तुझे अपंग कर दूंगा। आर्यन अवाक रह गया और कड़वे स्वर में मुस्कुराते हुए बोला, वो बस मुझसे बात करना चाहता था, अब तेरी वजह से वो बेचारा मरने वाला है। सूरमास ने अपना सिर खुजाया और तुरंत बूढ़े वृषांत को उठाने के लिए आगे बढ़ा। वृषांत का शरीर कांप रहा था। उसे सचमुच डर था कि सूरमास फिर से उसे लात मारेगा। सूरमास ने बार बार कहा, बूढ़े, माफ करना, मैंने जानबूझकर नहीं किया लेकिन तू बहुत कमजोर है। एक लात में ही उड़ गया। वृषांत को मरने का मन कर रहा था। उसने अपनी सारी शक्तियां खर्च कर दी थी और उसका शरीर बुरी तरह से घायल था। उसके शरीर में जरा भी ताकत नहीं थी, नहीं तो 10 सूरमास भी उसकी एक उंगली का मुकाबला नहीं कर पाते। वृषांत ने आर्यन को देखा, अपनी स्पेस रिंग की ओर इशारा करते हुए हकलाया, ये रिंग लो, इसे धवलकुल ले जाओ और कुलपति को दे दो। डिंग, बधाई हो आर्यन, आपको एक रक्षा मिशन मिला है। मिशन, स्पेस रिंग को धवलकुल तक पहुंचाओ। स्तर और अपग्रेड करने योग्य। समय, आधा साल। पुरस्कार, 6 लाख एक्सपी पॉइंट्स, 10,000 काल ऊर्जा पॉइंट। स्पेस रिंग का उपयोग करने का अधिकार, एक विशेष वस्तु। क्या आप स्वीकार करना चाहेंगे? आर्यन ने स्वीकार करने में जल्दी नहीं की। क्यों? क्योंकि वो पहले ये कोशिश करना चाहता था कि क्या वो स्पेस रिंग खोल सकता है। आर्यन ने उसकी और इंद्रजित की बातचीत बहुत स्पष्ट रूप से सुनी थी। यह निश्चित रूप से किसी शक्तिशाली खजाने के लिए था। आर्यन ने धीरे धीरे वृषांत के हाथ से रिंग उतारी। वृषांत ने आर्यन की आंखों को देखा और हल्के से कहा, इस रिंग को बस कुलपति का निशान खोल सकता है। कमबख्त, आर्यन ने मन ही मन गाली दी। फिर उसने अपने दिमाग को हिलाया लेकिन वो स्पेस रिंग में प्रवेश नहीं कर सका, इसलिए उसे नहीं पता था कि इसमें क्या है। चूंकि स्पेस रिंग में कुछ नहीं था, लेकिन आर्यन ने वृषांत को देखा और बोला, हम दोनों बस गुलाम हैं और हमारे पास धवलकुल में प्रवेश करने की योग्यता नहीं है। मुझे नहीं लगता मैं तुम्हारा काम कर पाऊंगा। सूरमास ने मूर्खतापूर्ण ढंग से सिर हिलाया और बोला, हम भी धवलकुल जाना चाहते हैं लेकिन हम नहीं जा सकते। कोई भी कुल गुलामों को नहीं चाहता। आर्यन ने हल्के से मुस्कुराया। रिंग में मौजूद चीजें तो उसे नहीं मिली लेकिन उसके पास और भी बहुत कुछ था ना। आखिरकार वो धवलकुल का एक एल्डर था। अगर इस मौके का फायदा नहीं उठाया तो वह आर्यन नहीं होता। रही बात उसके मरने की, इसका उससे क्या लेना देना था? बिल्कुल नहीं। और वैसे भी अगर आर्यन उसे बचाना चाहता तो भी नहीं बचा पाता। वो पहले ही अपनी आखिरी सांसें ले रहा था और यहाँ तक कि एक आत्मा कुंड भी स्थिति को पलट नहीं सकता था। वृषांत ने अपने सीने से एक टोकन निकाला और बोला, ये मेरा एल्डर का टोकन है। ये टोकन तुम्हें धवलकुल में बेरोक-टोक जाने देगा और तुम्हें धवलकुल की परीक्षा में हिस्सा लेने की भी अनुमति देगा। सूरमास की आंखें चमक उठी और उसका चेहरा उत्साह से भर गया। हाँ, ये टोकन तो बहुत ताकतवर है। इस टोकन के साथ हमें धवलकुल में प्रवेश न मिलने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। बूढ़े, तू वाकई बहुत अच्छा है। एक टोकन ने सूरमास को बेहद खुश कर दिया। टोकन की शक्ति वाकई ताकतवर थी। अंदरूनी कुल एल्डर का टोकन धवलकुल में बेरोक-टोक काम करता था। लेकिन आर्यन ने कहा, धवलकुल में प्रवेश मिल जाए तो क्या? हमने कभी धवलकुल में शामिल होने के बारे में नहीं सोचा। वैसे भी हमें नहीं पता कि हम धवलकुल से कितनी दूर हैं। अगर गहरे पहाड़ों और जंगलों में कोई उच्च स्तरीय बीस्ट मिल गया तो हम उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तुम्हारी इस रिंग को देने का मतलब तो आत्महत्या करना है ना?
सूरमास ने आर्यन को देखा, अपना सिर खुजाया और धीरे से बुदबुदाया, बॉस तुमने तो कहा था कि हम धवलकुल में कत्लेआम मचाएंगे, अब अचानक योजना क्यों बदल दी? धवलकुल में कत्लेआम मचाना? ये सुनकर वृषांक ने लगभग खून की उल्टी कर दी। आर्यन को सूरमास की बुद्धि पर सचमुच चिंता हुई। आर्यन ने कहा, मैं तो तुझसे मजाक कर रहा था, हम दोनों मिलकर धवलकुल में क्या कत्लेआम मचाएंगे? सूरमास तुरंत हंसा और बोला, हाँ ये तो सही कहा, हम दोनों धवलकुल का मुकाबला नहीं कर सकते, पर मुझे वो लोग वाकई पसंद नहीं। अगर मैं किसी दिन थोड़ा भी शक्तिशाली बन गया तो उन कुत्तों को अपने हाथों से खत्म करूंगा। उसमें जरा भी संकोच नहीं था, जो मन में आया बोल दिया। और तो और उसने आर्यन की आंखों की ओर देखा भी नहीं। ये देखकर कि आर्यन की आंखें बार बार हिल रही थीं, उसने गंभीरता से पूछा, बॉस तेरी आंखों को क्या हुआ? वे बार बार क्यों फड़क रही हैं? आर्यन मूक रह गया। इस बार खून की उल्टी करने की बारी वृषांक की नहीं बल्कि आर्यन की थी। वृषांक का शरीर धीरे धीरे और कमजोर पड़ता जा रहा था। इस बंजर पहाड़ में उसे और कोई नहीं मिला। अगर स्पेस रिंग नहीं पहुंची तो ये धवलकुल के लिए बहुत बड़ा नुकसान होता। और जिस तरह आर्यन ने इंद्रजित को मारा था, उससे वो कोई साधारण इंसान नहीं लगता था। खतरे में से ही भाग्य निकलता है। इस तरह का व्यक्ति निश्चित रूप से असामान्य रास्ता अपनाएगा। शायद ये लड़का उसकी मदद कर सकता था। अब वह केवल आर्यन पर निर्भर हो सकता था और विश्वास कर सकता था कि वो स्पेस रिंग को धवलकुल तक पहुंचा दे। बस धवलकुल में प्रवेश कर लें, फिर चिंता की कोई बात नहीं थी। 2 गुलामों को वहां निश्चित रूप से घुसते ही मार दिया जाएगा। अगर वे मर गए तो सब कुछ आसान हो जाता। वृषांक ने अपनी आखिरी ताकत लगाई, अपने दाएं हाथ को उल्टा और एक जादुई हथियार निकाला। यह मेरी उड़ने वाली तलवार है, ये तुम्हें धवलकुल पहुंचा सकती है और इसे मेरी ओर से अपना इनाम मानना। बस तुम स्पेस रिंग को कुलपति तक पहुंचा दो, कुलपति और पूरा धवलकुल तुम्हारा आभार मानेगा। वे तुम्हें ऊंचा पद, अनंत वैभव और धन देंगे। बोलते हुए उसने कुछ और चीजें निकाली। ये चीजें बुरी नहीं थीं, लेकिन आर्यन की नज़र में ये सब कचरा थी। ये देखकर कि उसने बूढ़े को काफी निचोड़ लिया था, आर्यन ने हिलते हुए कहा, मिशन स्वीकार करो। एक्सपी और विशेष इनाम के लिए मैं इसे पहले स्वीकार करता हूँ। आर्यन ने मन ही मन कहा, रही बात तुम्हारे आभार, वैभव और धन की, क्या तुम मुझे 3 साल का बच्चा समझते हो? शायद अगर हम धवलकुल में प्रवेश कर गए तो हमारी मौत हो जाएगी ना। आर्यन कोई मूर्ख नहीं था। जितना अच्छा वादा उतना ही धोखा। लेकिन सूरमास का चेहरा उत्साह से भरा था। वह खुशी से फूला नहीं समा रहा था और बोला, बॉस सुना तुमने, हमें ऊंचा पद देंगे और अनंत वैभव और धन। हा, मैं सूरमास अब शानदार बनने वाला हूँ। दादाजी, मैं तुम्हारे खानदान के लिए 17-18 बेटों को जन्म दूंगा और खानदान को आगे बढ़ाऊंगा। हा, वो पूरी तरह से सपनों में लग रहा था, लेकिन यह और भी अच्छा था। कम से कम वृषांक सूरमास के इस भाव से धोखा खा गया था। थोड़ी देर बाद उसका पूरा शरीर सख्त हो गया और यमराज के द्वार पहुंच गया। आर्यन ने कहा, एक गड्ढा खोदो और इन दोनों को दफना दो। सूरमास ने जल्दी से कहा, ठीक है। फिर खुशी भरे चेहरे के साथ वो बुदबुदाया, मैं सूरमास जल्द ही औरों से ऊपर वाला इंसान बनने वाला हूँ। मैं सूरमास अमीर होने वाला हूँ। हा। आर्यन को हंसी और रोना दोनों आ रहा था। उसे नहीं पता था कि अगर उसने कुछ भी कहा तो ये घातक आपदा ला सकता था। उड़ने वाली तलवार का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, टोकन का भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, वृषांक ने जो चीज़ें दी थीं उनका भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। जैसे ही धवलकुल के लोग इन्हें देख लेंगे वे निश्चित रूप से खतरे में पड़ जाएंगे। सूरमास ने अपने कपड़ों से मिट्टी झाड़ी और उत्साह से भरे स्वर में बोला, बॉस चलो उड़ने वाली तलवार से धवलकुल चलते हैं। उसकी आंखें चमक रही थीं जैसे कोई बच्चा पहली बार किसी जादुई चीज़ को देख रहा हो। उड़ने वाली तलवार मैंने पहले कभी नहीं देखी, सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी इस पर बैठूंगा। मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ। आर्यन ने हल्के से कहा, अभी वक्त नहीं है, मुझे पहले कुछ काम करने हैं। सूरमास एक पल के लिए हैरान हुआ, फिर बोला, ठीक है तो पहले तुम अपने काम कर लो, फिर हम जाएंगे। सूरमास वाकई बहुत बड़ा मूर्ख था। उसकी मासूमियत और भोलापन आर्यन को हमेशा हैरान करता था। सूरमास को यह नहीं पता था कि वृषांक ने उनके लिए एक खतरनाक जाल बिछाया था। अगर वे उड़ने वाली तलवार से धवलकुल की ओर रवाना हुए तो शायद मौत ही उनका इंतजार कर रही थी। लेकिन इससे भी ज्यादा आर्यन की जिज्ञासा उस स्पेस रिंग की ओर थी। वो वाकई जानना चाहता था कि इस स्पेस रिंग में क्या था, हेल गेट की शक्ति क्या थी। इतना शक्तिशाली धवलकुल भी इससे क्यों डर रहा था। आर्यन हंसा, पता तो चल ही जाएगा, लेकिन अभी शिकार का वक्त है। इस बीच एक दूसरी जगह पर धवलकुल का मुख्य हॉल भव्य और गंभीर था, लेकिन आज भी उसमें तनाव का माहौल था। कुलपति शहरयार की भौहें कुछ सिकुड़ी हुई थीं और उनकी आंखों में चिंता साफ साफ झलक रही थी। यह कोई नई बात नहीं थी, हर सभा में वह एक ही सवाल दोहराते थे, क्या वृषांक उस चीज को लाने में सफल होगा। ग्रेट एल्डर अमोघेश ने हल्के से सिर हिलाया और अपनी गहरी आवाज में जवाब दिया, एल्डर वृषांक बहुत काबिल हैं, कोई गलती नहीं होगी कुलपति, चिंता ना करें। शहरयार ने एक गहरी सांस ली और कहा, उम्मीद है ऐसा ही हो।
उनकी आवाज़ में अनिश्चितता थी। एल्डर त्रिलोचन ने एक उदास आह भरी। अगर हमारे पास वो चीज़ हुई तो शायद धवलकुल के पास जीवित रहने का मौका हो। अमोघेश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। कुलपति, मैं मानता हूं कि हेलगेट शक्तिशाली है, लेकिन क्या हम बस उन्हें हमें दबाने देंगे? अगर वृषांक वो चीज़ ला भी दे और हम उसे हेलगेट को सौंप दे तो क्या वे हमें छोड़ देंगे? इस साल छोड़ भी दिया तो अगले साल का क्या? भविष्य का क्या? हम उन चीज़ों को कहाँ से लाएंगे? ये रास्ता नहीं चलेगा। उनके शब्द हॉल में गूंजे और एक तीखी चुप्पी छा गई। तभी एक अन्य एल्डर ने तुरंत जवाब दिया, ग्रेट एल्डर, आप अच्छे से जानते हैं कि हेलगेट क्या है। डार्क वर्ल्ड की नंबर 1 ताकत। कोई उन्हें नहीं रोक सकता। हम उनके सामने टिक नहीं सकते। आपकी युद्ध की मानसिकता धवलकुल को बर्बाद कर देगी। अमोघेश ने और गुस्से में कहा, कितने सालों से हमें दबाया जा रहा है, क्या हम अभी भी दबे रहना चाहते हैं? क्या तुम चाहते हो कि हम सब मर जाएं? एक और एल्डर ने चिल्लाकर कहा। ग्रेट एल्डर, अगर तुम मरना चाहते हो तो हमें अपने साथ मत घसीटो। बिल्कुल। हॉल में बहस नियंत्रण से बाहर हो गई। ज्यादातर एल्डर्स अमोघेश की आलोचना कर रहे थे। हेलगेट का नाम सुनते ही उनके चेहरों पर भय छा जाता था। कोई भी उस शक्ति से टकराने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। दूसरी ओर जंगल में डिंग, बधाई हो आर्यन, 2 सितारा बीस्ट को मारकर 1100 एक्सपी पॉइंट्स, 90 काल ऊर्जा पॉइंट्स और 1 काल मूल्य प्राप्त किए। बस 1 पॉइंट और। आर्यन ने उत्साह से अपने पैर हिलाए और एक 2 सितारा बीस्ट पर जोरदार लात मारी। उसकी तूफानी पैर तकनीक अब 4थे लेवल पर थी और इसकी शक्ति इतनी विनाशकारी थी कि एक ही वार में एक निम्न स्तरीय 2 सितारा बीस्ट को धूल में मिला सकती थी। डिंग, बीस्ट एक ही वार में ढेर हो गया। सिस्टम की आवाज़ फिर गूंजी और आर्यन ने हिलते हुए कहा, काल मूल्य सक्रिय करो। बधाई हो आर्यन, 2 सितारा बीस्ट को मारकर 1100 एक्सपी पॉइंट्स, 90 काल ऊर्जा पॉइंट्स और 1 काल मूल्य प्राप्त किए। डिंग, बधाई हो आर्यन, आपने पहले लेवल का काल मूल्य सक्रिय किया और एक विशेष वस्तु प्राप्त की है। कृपया निम्न में से एक चुनें। अज्ञात डिब्बा, आर्यन ने बिना सोचे तुरंत कहा। डिंग, बधाई हो आर्यन, लेवल 1 काल मूल्य सक्रिय करने पर आपको पवनधार चक्र प्राप्त हुआ। ऊर्जा भरो। ओमनिवर्स अस्त्र को ऊर्जा मिली है, 3 सितारे पूरे हुए। ओमनिवर्स तोप का ऊर्जा स्रोत थोड़ा और बढ़ गया। अज्ञात डिब्बे से मिलने वाले सभी हथियार धरती के सर्वोच्च अस्त्रों जितनी ऊर्जा रखते थे और यह ओमनिवर्स तोप को सक्रिय करने का सबसे तेज तरीका था। आर्यन जानता था कि अगर उसे धवलकुल में प्रवेश करना है तो उसे पूरी तरह तैयार रहना होगा। एक बार ओमनिवर्स तोप की ऊर्जा पूरी तरह भर गई तो उसके पास एक तुरुप का पत्ता होगा। यहाँ तक कि अगर धवलकुल उसे मारना चाहे तो वह अपनी पूरी शक्ति से उन्हें नेस्तनाबूद कर देगा। यह उसके पास उसकी सबसे खतरनाक शक्ति थी। लेकिन सृष्टिनाश दंड और उसके भीतर छिपी रहस्यमयी आंखों का क्या? ड्रैगन ताबूत के दूसरे चरण की शक्तियां अभी भी एक अनसुलझा रहस्य थी। आर्यन को पूरा यकीन था कि दंड के भीतर कोई प्राचीन और शक्तिशाली प्राणी छिपा था। शायद वो विनाश देव का सूर्य गरुड़ हो सकता था या फिर उससे संबंधित शक्तियां। लेकिन अभी तक ये बस उसका अनुमान था। हफ, आर्यन ने एक लंबी सांस छोड़ी और बोला, थोड़ा आराम करते हैं। लगातार बीस्टों को मारते मारते उसका शरीर थकान से चूर हो चुका था। आखिरकार वो अभी केवल कंतारा के 9वें स्तर पर था। सूरमास तुरंत दौड़कर आर्यन के पास आया। बॉस, थोड़ा पानी पी लो। उसने एक घड़ा बढ़ाया। आर्यन ने पानी का घड़ा लिया और गटगटाते हुए पानी पिया। सूरमास, तू भी आराम कर ले। आज रात हम यहीं रुकेंगे, कल सुबह फिर शुरू करेंगे। इसके बाद आर्यन ने अपनी व्यक्तिगत स्थिति की जांच की। मेरा एक्सपी बार 99% तक पहुंच गया है। कल तक मुझे ब्रेक थ्रू कर लेना चाहिए। 9वें लेवल का कंतारा होना भी बहुत कमजोर है। उसने धवलकुल के उस लड़के इवेश की तिरस्कार भरी नज़र को याद किया। उसकी घृणा, उसका स्वर्गीय नियति पिल को कुचलना और सूरमास को पीटना, ये सब आर्यन के दिल में आग की तरह जल रहा था। कुल मिलाकर केवल एक वाक्य था, या तो मुझे अभी मार दो वरना तुम्हारी मौत निश्चित है। फिर उसने स्पेस रिंग में मौजूद महिषासुर ब्लडलाइन को देखा। वो चाहता था कि सूरमास इसे आजमाए, लेकिन उसे डर था कि सूरमास का साधारण शरीर इस शक्तिशाली ब्लडलाइन को सहन नहीं कर पाएगा। थोड़ा और इंतजार करते हैं, उसने सोचा। मुझे पहले एक ब्लडलाइन बीस्ट को मारना होगा, फिर उसे उस ब्लडलाइन के साथ फ्यूज करवाना होगा ताकि ये पता चले कि वो कौन सी ब्लडलाइन के साथ संगत हो सकता है। आर्यन ने सूरमास की ओर देखा जो पास में गहन साधना में लीन था। वो मेहनत करता था। जैसे ही आर्यन आराम करने को कहता वो तुरंत साधना शुरू कर देता और स्टार क्रिस्टल की शक्ति को सोखकर अपने शरीर को मजबूत करता। लेकिन उसकी प्रतिभा वाकई बहुत साधारण थी। यहाँ तक कि स्टार क्रिस्टल की ऊर्जा की मदद से भी वो कई दिनों में एक लेवल भी नहीं तोड़ पाया था। आर्यन को साधना के बारे में कुछ नहीं पता था क्योंकि वह हमेशा सिस्टम की मदद से अपनी शक्तियां बढ़ाता आया था, तो वो इसमें उसकी कोई मदद नहीं कर सकता था। अगले दिन सूरज की पहली किरणों के साथ आर्यन ने फिर से जंगल में कत्लेआम शुरू किया। मारो, उसकी गर्जना जंगल में गूंज रही थी।
वो अपनी पूरी ताकत लगा रहा था, लेकिन सृष्टिनाश दंड का उपयोग केवल जरूरी होने पर ही करता था। एक योद्धा की शक्ति जीवन और मृत्यु की रेखा पर ही निखरती थी। बीस्टों के साथ हर लड़ाई में उसकी तकनीकें और अनुभव तेजी से निखर रहे थे। उसकी ताकत कंतारा के 9वें स्तर की सीमा को छू रही थी और वो कभी भी ब्रेक थ्रू कर सकता था। लड़ाई आर्यन के लिए साधना करने का सबसे अच्छा तरीका था। कुछ और दर्जनों बीस्ट जमीन पर गिरे। आर्यन ने उत्साह से कहा, हा, मैं ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ। जब एक्सपी पॉइंट 100% तक पहुंचे, उसके शरीर से एक खतरनाक शक्ति उभरी और उसके शरीर की सारी आभा अचानक बदल गई। डिंग, बधाई हो आर्यन, आपने अगले स्तर में ब्रेक थ्रू किया है। वर्तमान स्तर नीलतारा लेवल 1। डिंग, बधाई हो आर्यन, ब्रेक थ्रू करने पर विशेष इनाम प्राप्त हुआ, असुरा ब्लेड। उसके दिमाग में एक खूनी खोपड़ी वाला लंबा ब्लेड तैर रहा था। ये बहुत जबरदस्त था। ब्लेड ज्यादा लंबा नहीं था जैसे वास्तविक दुनिया में मोटे और चौड़े तरबूज काटने वाले चाकू होते हैं। ये बहुत साधारण लगता था, पर इसमें बेहद हिंसक शक्ति थी। साधारण लेकिन हिंसक, जबरदस्त। आर्यन ने ब्लेड को हाथ में पकड़कर लहराया। यह उसके लिए बिल्कुल सही था। मारना जारी रखो। कुछ दिन बीत गए। असुरा ब्लेड के साथ आर्यन की शिकार करने की गति बहुत बढ़ गई थी। इसके अलावा पिछले कुछ दिनों में वो लगातार अपनी असुरा ब्लेड का अभ्यास कर रहा था, जैसे कि उसकी गहराई को समझना चाहता हो। असुरा स्लैश, बस इन 2 शब्दों के साथ आर्यन ने बीस्टों पर दसियों हजार बार अभ्यास किया। वो तब तक नहीं रुकता था जब तक कि बीस्ट टुकड़े टुकड़े होकर मर नहीं जाते थे। हर बार ब्लेड का वार बहुत साधारण और हिंसक था। बस थोड़ा और, इस ब्लेड तकनीक में अभी भी कुछ कमी है, उसने सोचा। तभी उसने एक बीस्ट पर गर्जना के साथ वार किया। उसी समय अचानक ब्लेड से एक खूनी स्लैश निकला जो बीस्ट को बीच से चीर गया। डिंग, बधाई हो आर्यन, एक सितारा बीस्ट को मारकर 890 एक्सपी पॉइंट, 60 काल ऊर्जा पॉइंट्स और 1 काल मूल्य प्राप्त किए। डिंग, बधाई हो आर्यन, आपने पहले लेवल का काल मूल्य सक्रिय किया और एक विशेष वस्तु प्राप्त की है। कृपया निम्न में से एक चुनें। आर्यन ने एक बार फिर से अज्ञात डिब्बा चुना और एक और सर्वोच्च हथियार हासिल किया। फिर बिना सोचे उसने तुरंत इसे ओमनिवर्स अस्त्र की ऊर्जा भरने के लिए दे दिया। अब उसकी ऊर्जा 4 सितारे से भर चुकी थी। वो ओमनिवर्स तोप का उपयोग करने से बस एक कदम दूर था। ओमनिवर्स तोप की शक्ति पूरी तरह से भरने के बाद मैं धवलकुल जाऊंगा। आर्यन ने सोचते हुए असुरा ब्लेड को कसकर पकड़ा और फिर असुरा स्लैश तकनीक का बार बार अभ्यास शुरू किया, अपनी सीमाओं को तोड़ते हुए। कुछ देर बाद जंगल की गहराइयों में नागकुट पर्वत श्रृंखला की घनी हरियाली के बीच एक जोरदार धमाका गूंजा। यह आवाज इतनी तीव्र थी कि आसपास की चट्टानें कांप उठी, पेड़ों की पत्तियां झरने लगीं और पक्षियों का झुंड आकाश में उड़ गया। दूर से सूरमास चिल्लाया, बॉस बुरा हुआ बुरा हुआ। वहां एक विशाल, यह कोई साधारण धमाका नहीं था, इसमें वो शक्ति थी जो केवल एक असाधारण प्राणी ही पैदा कर सकता था। और आर्यन उस धमाके की ओर बिना पल गनवाए दौड़ पड़ा। ये जरूर एक किंग होगा। और किंग के विचार ने आर्यन को बेहद उत्साहित कर दिया। मैं अपनी ब्लेड तकनीक में सफलता नहीं पा सका क्योंकि इन बीस्ट का स्तर बहुत कम है। मुझे इसे पूरी तरह समझने के लिए किसी शक्तिशाली ताकत से भिड़ने की जरूरत थी। आर्यन के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी भूख थी। वह भूख थी अपनी तकनीक को पूर्णता तक ले जाने की। असुरा स्लैश तकनीक के गहरे अर्थ को वह अब तक पूरी तरह समझ नहीं पाया था। हर बार जब भी वह इसे आजमाता, उसे लगता कि वो किसी दीवार से टकरा रहा है। वह दीवार थी उसकी अपनी सीमाएं। उसे एक ऐसे बीस्ट की जरूरत थी जो उसे उस दीवार को तोड़ने में मदद करे। और अब ये किंग उसकी वह कुंजी हो सकता था। 1.5 महीना हो गया और आखिरकार अब जाकर मुझे एक किंग मिला। आर्यन बहुत ज्यादा उत्साहित था। वो नागकुट पर्वत श्रृंखला में 1 महीने